अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है मगरूर मोहब्बत बाय अनाबिया शाह। एपिसोड 6। हानम, अयान और दाऊद तीनों किचन में खाना बनाने की तगोदों में थे। हानम ने ऊपर से एप्रिन पहना हुआ था, लेकिन ये सरासर झूठ था कि अयान और हनम भी खाना बना रहे थे। खाना सिर्फ हमारा स्पेशल कुक दाऊद ही बना रहा था। दाऊद भाई, एक बात बताएं। हानम ने इश्तियाक से चिकन कढ़ाई में झांकते हुए पूछा। जी भाभी, खाना कब तक बन जाएगा? इतनी देर से तो हम बना रहे हैं, बस थोड़ी देर और, इसके बाद बन जाएगा। और अभी तो भाई भी नहीं आए। वैसे अयान जैन भाई आ गए हैं? आज दाऊद ने हानम को जवाब देकर अयान से सवाल किया। अयान, जो खामोशी से खीरा खाने में मसरूफ था, एकदम हड़बड़ा कर नीचे रखा। अयान, इंसान बन जाओ, खाने के साथ खाएंगे। अरे मैं खा तो नहीं रहा था, हाँ तो इसकी गोलाई चेक कर रहा था। क्या? हानम इसकी बात सुनकर खिलखिलाई। यार भाभी, आप मेरी टीम में हैं, मेरी बेइज्जती होगी तो आपको हंसना नहीं है। यार, अयान शेल्फ पर बैठकर बोला। क्यों भाई, किसने बोल दिया भाभी सिर्फ तेरी टीम में? वो मेरी टीम में भी है। दाऊद ने भी अयान के मुकाबले आते हुए कहा। कोई नहीं, आपकी टीम में ऑलरेडी मेमू जान, जूई, जैन भाई और ग्रीन मॉन्स्टर सब हैं। मुझ गरीब की टीम में बस यही है, इनको भी आप छीन ले। दाऊद ने आंखें छोटी करके घूरा और वापस कढ़ाई की तरफ मतवज्जा हुआ। अयान ने हानम को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वो पहले तो सर के इशारे से मना करने लगी, फिर जब वो ज़्यादा फोर्स करने लगा तो दाऊद के करीब हुई। भाई, आपसे एक बात पूछूं? मुझे तो सच बताइएगा ना, क्योंकि मैंने सुना है भाई अपनी बहनों से झूठ नहीं बोलते। उम्मीद करती हूँ आप भी नहीं बोलेंगे। जो अयान ने इसको रटवाया था सब बोलने लगी। दाऊद ने दांत तलब आइब्रो उठाई और सिंक में बर्तन रख कर हानम की तरफ मतवज्जा हुआ। जी भाभी, आप जो भी पूछेगी मैं सब सच बताऊंगा। हानम ने सुनकर मुस्कुराकर अयान की तरफ देखा तो दाऊद यही समझ गया, ये सारी पट्टी इस मिसने की पड़वाई हुई है, लेकिन फिर भी खामोश रहा। आप किसी लड़की को पसंद करते हैं? मिस रूहा नाम है इनका। दाऊद ने मुस्कुराते हुए गर्दन इस बात में हिलाई। बस ये करने की देर थी। अयान तो उछलते कूदते नीचे उतरा। देखा देखा, मैं नहीं बोलता था कि दाल में कुछ काला है। मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। अयान भाई, एक सेकंड। हानम ने इसके बीच में इंटरप्ट करने पर झुंझलाकर इसको खामोश होने को कहा। बताएं ना भाई, क्या सच में आपको किसी को पसंद करते हैं? अगर मैं बताता हूँ आपको तो क्या आप क्या करेंगे? ये बताए पहले। दाऊद ने सीने पर हाथ बांधकर इसे सवाल किया। तो मैं, अयान भाई, गाजी जी, हम तीनों और मैमू जान, जोया, हम सब आपका रिश्ता लेकर जाएंगे। फिर आपकी शादी होगी तो मैं भी पार्लर से तैयार होंगी, चूड़ियाँ और मेहंदी लगाऊंगी, और हम तो बारात भी लेकर जाएंगे और डांस भी करेंगे और ढोलक भी रखेंगे। इससे तो पूरी लिस्ट ही बता दी। सुनकर दोनों ने बेसाख्ता कहका लगाया। भाभी, आप बहुत क्यूट है, अयान ने हंसते हुए कहा। आप बताएं ना, ऐसा है कि नहीं? अयान ने टॉपिक दूसरी तरफ जाते देखा तो वापस इन दोनों को इसी तरफ लेकर आया। वो अच्छी लगती है मुझे, दाऊद ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोलकर अपना रुख वापस किचन कढ़ाई की तरफ कर लिया। मतलब अच्छी का क्या मतलब? मोहब्बत का भी सीन है ना कोई? अयान ने कंधे से कंधा मारते हुए कहा। अयान, यहाँ तू अब मार खाएगा। अयान वापस हानम की तरफ घूमकर आया। देखे ना, इनको पता भी नहीं रहेगा ये अच्छी लगती है, बस ये बोलकर बात ही खत्म कर दी है। आप तो बड़ा बोल रही थी कि आप पूछेगी तो ये बता दे। मैंने ऐसा कब कहा? हानम ने मासूमियत से कहा तो अयान ने अपना माथा पीटा। दाऊद ने जानदार कहका लगाया। तेरा कुछ नहीं हो सकता अयान। वैसे मैं भाभी को तू बताऊंगा, लेकिन तुझे तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि तू एक फटा हुआ ढोल है जो सारे जहान में पिटेगा। अयान ने आंखें घुमाई। दाऊद भाई, थोड़ी देर तो हो गई है, खाना तो नहीं बना? हानम को भूख ने सताया तो मरी हुई आवाज़ में कढ़ाई बनने में टाइम लगता है। संजीदा से आवाज़ पर तीनों मुड़कर देखा। पीछे गाजियान जेब में हाथ डाले अपनी रोबदार पर्सनालिटी के साथ खड़ा था। इसकी शख्सियत ही बहुत मुख्तलिफ थी। कोई भी हो, इससे बात करते हुए घबरा जाता था। वो दोनों भी एकदम घूमे। अस्सलाम वालेकुम भाई। दाऊद और अयान ने तकरीबन साथ ही सलाम किया, जिसका जवाब इसने हल्की सी आवाज़ में दिया। क्या हो रहा है यहाँ? नज़र पूरी किचन में घुमाते हुए, और नज़र जब हानम पर पड़ी तो माथे पर बेतहाशा बल पड़े। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पसीना कितना आ रहा है तुम्हें? पागल हो जो गर्मी में खड़ी हो? इसने हानम की तरफ देखा तो चूल्हे की गर्मी की वजह से वो पसीना पसीना हो रही थी, लेकिन कढ़ाई बनाने की एक्साइटमेंट में सब भूले बस वहीं खड़ी हुई थी। हम तो कढ़ाई बना रहे,
इस वजह से पसीना आ गया होगा। इसे आंखें टपटपा कर कहा। गाजियान ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर इसको दिया। साफ करो इसको। लेकिन ये तो आपका है, मैं यूज़ करूँगी तो गंदा हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? एक बार फिर वो अपनी मासूम आवाज़ में बोली, तो इस्तेमाल कर लो, मेरे पास और भी है, वो इस्तेमाल कर लूँगा। इसने रिसानियत से कहा। ओके, आपकी मर्जी, बोलकर चेहरे पर से पसीना साफ करने लगी। वैसे ये बताओ, तुम दोनों कल चलोगे? इसने हानम को जवाब देकर दाऊद और अयान से पूछा। कहाँ पर? भाई दाऊद ने चमचा कढ़ाई में चलाते हुए पूछा। कल जरनिश का निकाह है, वहाँ। किसके साथ? हमारी खूबसूरत चुड़ैल का निकाह हो रहा है, अयान ने मजा लेते हुए कहा। गाजियान ने इसको तनबिया पुकारा। सॉरी भाई, मैं तो बस। खामोश, किसी लड़की के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। ये बताओ, चलोगे तुम दोनों? नहीं भाई, मेरी कल नाइट ड्यूटी है, मैं नहीं जा पाऊंगा। वो वापस गाजियान की तरफ मुड़ता हुआ बोला। लेकिन आप मेरी तरफ से अंकल आलम को मुबारकबाद दे देना। और तुम? भाई मैं भी नहीं जाऊंगा, जूही के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। इसने भी साफ इनकार किया। तो मैं चलूँ? हानम ने झट से कहा। फिर मैं जो जोया ने मुझे सी ग्रीन कलर की फ़्रॉक दी है वो पहनूंगी, इसके साथ चूड़ियाँ भी हैं, और जोया से ही मेकअप करवा लूँगी। ब्रेक पर पाँव मारो लड़की, तुम नहीं जाओगी कहीं भी। सुबह तुम्हारा कॉलेज है और फिर तुमसे उठा नहीं जाता, इसीलिए ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आप जाएंगी, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी अब हरगिज़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अयान और दाऊद नीचे मुंह करके हंसने में मसरूफ थे। हानम ने इन दोनों की तरफ देखा और आंखें छुटी करके घुरा। फिर गाजियान की तरफ कमर पर हाथ रखकर बिल्कुल लड़ाका और खातून की तरह बोली। मैं उठ जाती हूँ, ये गलत इल्ज़ाम है। गाजियान ने दांत तलब आईब्रो उचकाई। आपको पता है मिस हानम, जब से आप यहाँ आई है रोज़ मैं आपको उठाता हूँ। कब? आप खुद से उठी हैं? इसकी बात सुनकर वो जो शेरनी बनी हुई थी पूरी गड़बड़ाई। ऐसी तो बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए आपके साथ जाना चाह रही थी कि जब आपके साथ कोई नहीं जा रहा तो ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए किसी को, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ले चले, वरना ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँ। आपसे किसने कहा बेगम कि मैं अकेला जा रहा हूँ? मेरे साथ जैन जा रहा है, इसको भी खुद सर आलम ने इनवाइट किया है, वो भी जाएगा, इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि मैं अकेले जाऊँगा। और हाँ दाऊद, खाना लगवाओ जल्दी, मुझे सोना भी है, और इसको भी, क्योंकि सुबह कॉलेज है इसका। ये बात थोड़ी जताते हुए बोलकर ऊपर की तरफ बढ़ा। वो किचन से निकला तो हानम खुद से बड़बड़ाती, ग्रीन मॉन्स्टर कहीं के, आए बड़े जलते हैं, मैं इनसे ज़्यादा प्यारी लगती हूँ ना तैयार होकर, इसीलिए। भाभी आप वैसे भी बहुत प्यारी लगती है। दाऊद ने इसकी बड़बड़ाहट सुनकर हंसी दबाई और मुस्कुराते हुए सामने से इसकी तारीफ की। मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूँगी। आप दोनों बोलते हैं आप मेरे भाई हैं, लेकिन जब भी वो मुझे डांटते हैं या कुछ बोलते हैं आप दोनों कुछ नहीं बोलते। मैं जा रही हूँ। अरे बात तो सुने, खाना तो खा ले, अया ने जल्दी से बोला, मबादा वो ऊपर ही ना चली जाए। हाँ तो खाना तो मैं खाऊंगी, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने, डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार करूंगी। दोनों ने पीछे से कहका लगाया। वो भी खुद अपनी बात पर खिलखिलाती हुई टेबल पर बैठी इनका इंतज़ार करने लगी। अस्पताल से निकलकर थोड़ी दूर जाकर इसने अपनी बाइक बंद करके उधर ही खड़ी हो गई थी। थोड़ी दूर देर बाद इसको एक गाड़ी आती दिखाई दी तो वो थोड़ा अटेंशन हो गई। गाड़ी बिल्कुल इसके पास आकर रुकी थी। शीशा उतरा तो अंदर ईमान थी। तुम हमें फॉलो करो, ओके। इसे अंगूठे से इशारा किया और इसके पीछे अपनी बाइक लगाई। कम से कम 20 मिनट बाद गाड़ी रुकी तो इसने भी अपनी बाइक को रोका। जहाँ वो लोग रुके थे वो कोई पोश इलाका था और एक गैराज के सामने गाड़ी रुकी थी। वो अपनी बाइक से उतरी और हेलमेट उतार कर ईमान की तरफ बढ़ी, जो किसी लड़के के साथ थी। शायद इसको लगा ड्राइवर होगा। आ जाओ, इसने वहीं से उसको इशारा करके बुलाया। वो चलती हुई इसके हम कदम हुई। देखो रुआ, बॉस बहुत गुस्से वाले हैं। मैंने जब तुम्हारा जिक्र किया था तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन मेरी जान पहचान ज़्यादा है इसीलिए वो मान गए। लेकिन तुम कुछ गड़बड़ मत करना, इसे सरगोशी नुमा अंदाज में कहा। रूहा ने समझते हुए सरस बात में लाया। वैसे ये देखता कैसा है? ये लोग गैराज के अंदर दाखिल हुए, आज तक मैंने भी नहीं देखा वो कैसे हैं। बस हम सब एक स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते हैं। वो खुद एक मार्क्स में होते हैं, लेकिन इनके बंदे हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। ज़रा सी गलती और वहीं सर धड़ से अलग। रूहानी संजीदगी से उसकी तरफ देखा। तुम डरना मत, तुमसे अभी वो बात करेंगे। अगर तुम इनको ठीक लगी, काम में प्रोफेशनल लगी तो वो तुम्हें काम दे देंगे। देखते हैं क्या चीज़ है तेरा बॉस। वैसे ये साथ में लड़का कौन है? पहले देखा नहीं है। ये इन्हीं का बंदा है। बाहर से देखने वालों के लिए वो एक गैराज था, लेकिन अंदर का नक्शा बहुत अलग था। सामने एक स्क्रीन दीवार पर निस्ब थी
जगह जगह बड़े टैन के डब्बे रखे हुए थे जिसमें आग जल रही थी। वो दोनों स्क्रीन के सामने खड़े हो गए। रूहा ब्लू शर्ट और नीचे वाइट पैंट में थी और बाल पोनी में कैद थे। आंखें थकन की वजह से लाल हो रही थी। वो बहुत बारीक बीनी से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। 10 मिनट बाद स्क्रीन पर एक चेहरा नमूदार हुआ, लेकिन इस चेहरे पर जो जोकर का मास्क था और खुद वो किसी चेयर पर टांग रख कर बैठा हुआ था। रूहा जो इर्द गिर्द देखने में मसरूफ थी, ईमान की कोहनी मारने पर होश में आते सामने देखा। अस्सलाम वालेकुम बॉस। ईमान ने सलाम किया। कौन है ये? इससे बिना सलाम का जवाब दिए सीधा मुद्दे पर आया। सर, मैंने आपको बताया था ना कि एक लड़की ये काम करना चाहती है। रूहा, तो ये है वो। नाम क्या है तेरा? अपने हाथ में एक गोल सी चीज थी जिसको वो घुमा रहा था। रूहा की तेवरी चढ़ी और तमीज से बात कर, आप बोलकर। सामने रूहा थी। इज्जत कैसे करवाते हैं खुद को, इसको अच्छे से आता था। रूहा, ईमान ने इसके हाथ को हिलाया। रूहा ने एक नज़र इसकी तरफ देखा और स्क्रीन की मजीद करीब हुई। चेहरा हर एहसास से आ रही था, बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ इस मार्क्स के अंदर से झांकती आंखों में देखा। नाम पूछ दोबारा, लेकिन तमीज से। अंदर बैठे शख्स इसके रूप से मुतासिर हुआ और दांत तलब आइब्रो उठाई। नाम क्या है तुम्हारा? रूहा सिद्दीकी। इस फील्ड में काम किया है पहले बहुत। एक लफ्जी जवाब है। हाँ, यहाँ काम करने की ऑफर ईमान ने दी है। इसे ईमान की तरफ देखा। नहीं, अपन खुद करना चाहती है ये काम। कोई मकसद? इस शख्स ने एक बार फिर सवाल किया। नहीं, सिर्फ पैसे की वजह से। पहले किसी के साथ काम किया है? हाँ, किया है, और अभी भी कर रही हूँ। किसके साथ? इस इंसान ने थोड़ा हैरत से पूछा। मेरे काम का उसूल है, अपने गैंग का नाम नहीं बोलती। अगर काम देने का है तो बता, बाकी तेरी मर्जी है। वह इंसान महफूज हुआ। इतनी अकड़ किस बात की है तुम में? अभी मेरे एक इशारे पर तेरे सर धड़ से अलग होगा। अपन को फर्क नहीं पड़ता है। अगर तेरे किसी एक बंदे ने भी अपन को हाथ लगाया तो उसका हाथ अगर मैंने जिस्म से अलग नहीं किया तो मेरा नाम रूहा फारूक सिद्दीकी नहीं। इसे अपनी पुष्ट पर हाथ बांध कर एक अज़म से कहा। एकदम स्क्रीन ब्लैंक हुई। ईमान जल्दी से उसके करीब हुई। रूहा, क्या करी हो यार ये तुम अपने साथ? क्या मुझे भी मरवाने का दिल चाह रहा है तुम्हारा? किसी को इल्म भी नहीं होगा, हमें मार कर यहीं कहीं फेंक देंगे। और तुम हो के? वो अभी अपना जुमला मुकम्मल करती पीछे से वार करने वाले इंसान का हाथ पकड़कर घुमा कर सामने किया और जोरदार लात पेट पर मार दी। हाथ अभी उसके हाथ में कैद था। घुमा कर लात उसके पैर पे मार दी जिससे वो घुटने के ऊपर बैठा। हाथ को मजीद मोड़कर एक लात हाथ में मारी। जिस टिक करके आवाज़ आई, जिसकी तरीके से आवाज़ आई थी, यकीनन हड्डी टूट गई थी। ईमान ने डर कर कान पर हाथ रखा। अभी बोला था तेरे को, मुझे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, हाथ धड़ से अलग कर देगी। अपन एक और बंदा कहीं से चाकू लेकर इस पर वार करता। इससे पहले वो नीचे झुकी और गर्दन में हाथ डालकर गर्दन को सिर्फ एक झटका मारा। गर्दन एक तरफ लुढ़की और वो जमीन दोज हुआ। रूहा ने मुस्कुरा कर इस नीचे गिरे इंसान को देखा। ईमान ने फटी फटी आंखों से ये सब होता देख रही थी। एकदम स्क्रीन पर वापस वो बंदा नमूदार हुआ। अमेजिंग, तुम बोलती नहीं हो लड़की, करती भी हो। इम्प्रेसिव। रूहा ने आंखें उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा और हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई। तुम पास हुई हो अपने इम्तिहान में, लेकिन तुम्हारी जरा सी भी होशियारी तुम्हें मौत तक ले जाएगी। तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड जानता हूँ मैं, सब कुछ निकाल लिया है मैंने। एक बात याद रखना, तुम्हारी जरा सी होशियारी तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगी। अबे अबे, काम अपन करेगी, मेरे खानदान को काहे को बीच में ला रहा है? अपन तेरे को 100% काम करके दिखाएगी। इसके बदले में अपन को तो पैसा देना। तेरा और मेरा राब्ता ख़त्म। तुम जा सकती हो। काम तुम्हें तुम्हारे फ़ोन पर बता दिया जाएगा। तुम्हें क्या करना है? अपना नाम बताकर। क्या नाम है तेरा? रूहा ने जाते जाते उस शख्स से उसको नाम पूछा। मुझे जोकर कहते हैं, दी स्मार्ट जोकर। एक मकरू कहका लगाया और स्क्रीन वापस ब्लिंक हो गई। चल ईमान, इसको वो बोलकर वापस अपनी बाइक पर बैठी और घर की राह ली। गाजियान उठा तो हानम कॉलेज यूनिफॉर्म में खड़ी अपने बाल बनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उसके लिए कहाँ मुमकिन था। पहले दिन तो अम्मा बी ने बना दिया था, लेकिन जब से वो अपनी बेटी की तरफ गई थी वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर थक हार कर ड्रेसिंग कुर्सी पर बैठी। मैं नहीं जा रही, ये तो बन ही नहीं रहे। मम्मा कहाँ हो आप? यार देखिए, आपकी ज़रूरत है मुझे। वो बिल्कुल रोनी जैसी हो गई थी। गाजियान ने इसको रोना स्टार्ट करते देखा तो बेड से उतर कर उसके करीब आया और इसके हाथ से ब्रश लेकर इसके बाल सुलझाने लगा। खानम ने बड़ी बड़ी आंखें करके इसको देखा। आपको बाल बनाने आते हैं? इसे हैरत से उसको किसी माहिर की तरह बाल सुलझाते देखा। पूछे बिगे ना रह सकी। फिर बल डालते देख तो हैरत से आंखें मजीद पड़ी। बताएं, आपको आते हैं बाल बनाने? अगर नहीं आते तो कैसे बनाता बाल?
कभी तो समझदारी की बात कर लिया करो। मुझे बहुत कुछ आता है, फिलहाल इस पर गुजारा करो और जल्दी से तैयार होकर नीचे जाओ, नाश्ता बना दिया होगा। मुलाजमा ने, टेबल पर बैठो, मैं भी 10 मिनट में आ रहा हूँ, बोलकर वो खुद भी वॉशरूम में बंद हुआ। वो स्कार्फ ठीक करके और चादर उठाकर खुद भी जल्दी से नीचे डाइनिंग तरफ भागी, जहाँ दाऊद और अयान नाश्ता करने में मगन थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वहाँ पहुंचकर मुस्कुराते हुए दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने सलाम का जवाब दिया और अयान ने उठकर हानम के लिए कुर्सी आगे की। थैंक यू, वो बोलकर बैठी। बताए भाभी क्या खाएगी? दाऊद ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप? मैं पराठा खाऊंगी, इसने कहा तो अयान ने उठकर इसकी प्लेट में पराठा रखा। वैसे भाभी भाई कहाँ हैं? दाऊद ने ऊपर की तरफ देखते हुए पूछा। वो आ रहे हैं, फ्रेश होने गए हैं। आप दोनों को याद है रात को क्या बोल रहे थे? वो क्या? दोनों ने सवालिया अंदाज में पूछा। बोल रहे थे कि हानम को उठाते, लेकिन देखे आज मैं पहले उठी हूँ, इसने फकरिया कॉलर उठाकर कहा। जी नहीं, आज भी आप खुद नहीं उठी है। गाजियान की आवाज़ पर इसने मुंह बसोरा और वो दोनों सरहद से खड़े हुए और सलाम किया, जिसका जवाब इसने गर्दन हिला कर दिया और सरबराही कुर्सी पर बैठा। तो क्या बोल रही थी तुम? इसने पूछा तो हानम ने मासूम सा मुंह बनाकर इसकी जानिब देखा। तो आप तो नहीं उठाया, मुझे अलार्म का किसने लगाया था और इसको तुम्हारे कान पर किसने रखा था? फिर भी गाजी जी, आज मैं खुद उठी हूँ, आप माने या ना माने, आप दोनों बताएं, क्या आज उन्होंने उठाया है? अगर आप उठाते तो ऐसे उठाते ना कि हानम उठो, देर हो रही है। क्या आपने ऐसा कहा था? वो नाश्ता भुलाए आज सही दो दो हाथ करने की मूड में थी। और देखें, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसीलिए आज मैं खुद उठी हूँ। ये बात नहीं बोल सकते आप कि आज आपने मुझे उठाया। हानम एक ही सांस में शुरू हो गई थी। गाजियान उसकी बातें सुन रहा था और नाश्ता कर रहा था, लेकिन वो नाश्ता नहीं कर रही थी, बस इसको मनवाने में लगी हुई थी कि अब आज वो खुद उठी है। वो दोनों भी नाश्ता छोड़े उसको होंकों की तरह देख रहे थे। आज इसे क्या हुआ है? हानम, नाश्ता कर लो, मेरा नाश्ता होते ही हम तुम्हारे कॉलेज के लिए निकलेंगे। मैं 1 मिनट नहीं दूंगा तुमको नाश्ते के लिए, फिर ब्रेक टाइम तक भूखी रहना। तो आप ये बात नहीं मानेंगे कि आपने आज मुझे नहीं उठाया है? इसे आमलेट का बाइट लेकर इसकी तरफ देखा। अच्छा ठीक है, तो मैंने नहीं उठाया है, आज तुम खुद अपनी विल पावर से उठी हो। इसे कहा तो वो शेर बनी सामने बैठे दाऊद और अयान की तरफ देखा। मैंने कहा था ना आप दोनों को। दोनों ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया और सब नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हुए। थोड़ी देर में ही नाश्ते के बाद ये लोग अपने अपने काम पर निकल गए। गाजियान ऑफिस, दाऊद अस्पताल और अयान जोया को लेकर यूनिवर्सिटी और हानम कॉलेज। क्या हुआ है? अपन को इतना जल्दी काहे को यहाँ बुलाया है? वो लोग नीचे पार्किंग एरिया में खड़े थे। ईमान के साथ कोई और 2 लड़के भी थे। वार्ड बॉय को कपड़ों में बॉस का फ़ोन आया है, अभी अर्जेंट एक हार्ट की ज़रूरत है, इन्हें हमें अभी और इसी वक्त भेजना होगा इनको। ईमान ने परेशानी से कहा। तो क्या मैं अपना हार्ट भेजे बॉस को? इसने तब कर कहा। रोहा यार, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, अपन मजाक भी नहीं कर रही है, मैं सीरियस है। अपन को नहीं पता है क्या करने का है, तू बता क्या करना है। और ये दोनों कौन है जिसके सामने तू इतनी बकबक कर रही है? सब बोले जा रही है। अरे यार, ये लोग भी हमारी ही टीम में, डरने की बात ही नहीं है। अबे मैं और इनका चिलकुट से डरूंगी? अपन रोहा है, और रोहा जो अपने बाप से नहीं डरती है। अब बोल, करना क्या है? काम तो इजी है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। ये काम किसी भी स्टाफ मेंबर की नज़र में आने से पहले करना होगा। इसने इर्द गिर्द देखते हुए कहा। क्या मतलब? कैसा काम? इसको इस तरीके से देखते इसको थोड़ी हैरत हुई। देखो, अभी कोई भी पेशेंट आएगा तो अंदर या दोनों ही होंगे डॉक्टर के साथ। इसका सांस का पंप बंद करके, इसकी मौत वाक़ई करके, इसकी हार्ट निकाल कर हम भेजेंगे। तो पागल हो गई है क्या? तू डॉक्टर है जो दिल निकालेगी? रोहा को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। हमारे साथ एक डॉक्टर भी है। अब तो ये नहीं बोल दिए हो कि डॉक्टर दाऊद है? नहीं नहीं, वो नहीं है। इनको तो इन सब चीज़ों की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना हम सब फंस जाएंगे। फिर कौन है? डॉक्टर एहसन। क्या? रोहा शौक के आलम में चिकी। वो नहीं? तू अपन के साथ मजाक करी है ना? नहीं, मैं ठीक बोल रही हूँ। अबे यार, तेरे को देख कर अपन को थोड़ा शक हुआ था कि ये काम तू करती होगी। कभी अपन ने तेरे साथ दोस्ती करी, लेकिन डॉक्टर एहसन, अपन को यकीन नहीं है। रूहा, बी सीरियस, काम पर तवज्जो दो। अपन क्या करेगी ये बता। तुम्हारा ज़्यादा काम नहीं है, तुमने डॉक्टर एहसन की मदद करनी है। इस फैमिली का क्या होगा जिसका बंदा मरेगा? वो हमारा मसला नहीं है, हमें बस बॉस को एक हार्ट डिलीवर करना है। रूहा ने आईब्रो उचकाई। एक काम करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं। अभी एक इंसान की मौत हुई है जो अभी सर्द खाने में है, इसका दिल डिलीवर करते हैं। क्या बोलते हो? एक सेकंड, ये लड़की कौन है? इन दोनों लड़कों में से एक लड़का बोला। ये भी काम करेगी। तो ये इतनी फालतू बात क्यों कर रही है? क्या मतलब?
रूहा ने कड़े तेवरों से पूछा, तुम्हें नहीं पता? हार्ट बिल्कुल फ्रेश भेजना है, किसी मरे हुए इंसान का नहीं, जिंदे का भेजना है। अबे तो मौत तो अभी हुई है ना? तीनों ने अचंभे से पूछा। किसकी? एक की हुई है। अभी पता करो और जल्दी करो, फिर काम अभी दाऊद आ गया होगा, अपन भी चलती है, वो बोलकर जाने लगी। रूहा पीछे से ईमान ने इसको पुकारा। हाँ, वो मुड़ी। बॉस ने कहा है कि तुम डिलीवर करने आओगी। साला ये काम अपन क्यों करेगी? रूहा ने तेवरी चढ़ाकर पूछा। ये तो हमें नहीं पता, तुम्हारा काम तो आउटडोर का है कि तुम बॉडी ढूंढोगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम दिल डिलीवर करने जाओगी। किस टाइम जाना है? अभी 2 बज रहे थे, 3 बजे तक निकलना होगा तुम्हें। ठीक है, अभी अपन दाऊद के पास जा रही है, इसको चाय वगैरह देना होगा और घर को बोलकर जल्दी निकल जाएगी। इन तीनों ने इस बात में सर हिलाया। रूहा की सुई अभी भी वहीं अटकी थी कि उस शख्स ने इसको क्यों बुलाया है। दाऊद ऑफिस में बैठा इसी का इंतजार कर रहा था। कॉफ़ी तैयार करके वो इसके ऑफिस में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इसने कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए खुश दिली से पूछा। वो भी जो फाइल में मगन था। इसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा कर इसको देखा और सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थी आप? मिस रूहा, कब से इंतज़ार कर रहा था मैं आपका। रूहा इसकी टेबल साफ करने लगी। अपन को कहाँ होना था? यहीं थी, डॉक्टर माहिन के साथ। वो चेकअप कर रही थी तो इसके की फाइल वगैरह पकड़ी हुई थी। क्या कर रही है आप? इसने इसको मसरूफ सा जवाब देते देखा तो झुंझला कर बोला। दाऊद, क्या हो गया तेरे को? देख नहीं रहा अपन सफाई कर रही है? कैसी बहकी बहकी बातें करता है? मुझे आपसे एक बात करनी थी, दाऊद ने संजीदा होकर कहा। रूहा को इसका लहजा अजीब सा लगा। क्या बात करना है तेरे को? वो सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली। रूहा, मैं जानता हूँ तुम एक शरीफ लड़की हो, अपनी फैमिली के साथ रहती हो। मैं भी एक शरीफ लड़का हूँ। आगे बोल, मुद्दे पर आऊँ। रूहा ने इसको बात बनाते देखा तो उसको सीधा सीधा कहा और इसकी मुश्किल आसान करी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसने भी बिना घुमा फिरा कर बात करने की बजाय सीधा सीधा बोल दिया। रूहा की आंखें एकदम फटी, दिल बेसाख्ता धड़का और जिस समय ऐसा लगा कि किसी ने करंट छोड़ा हो, वो एकदम कुर्सी से खड़ी हुई। क्या बोल रहे हैं? दाऊद, मेरी बात सुने प्लीज़, आप बैठ जाएं। दाऊद खुद भी घबरा कर खड़ा हुआ। इसके लिए भी ये सिचुएशन बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज इसने ठान लिया था कि वो ये बात इसे करके ही रहेगा। प्लीज़ आप बैठे तो, इसने आराम से कहा तो रूहा कुछ सोचते हुए बैठ गई। वो बैठी तो वो भी अपनी कुर्सी पर बैठा। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तब पहली बार मेरा दिल धड़का था, शायद पहली नज़र की मोहब्बत। इसके बाद आपकी और मेरी दूसरी मुलाकात भी ऐसा लगता था कि आप मेरी नहीं बनी हो, और आप ये जॉब, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है। रूहा, मैं बहुत सीरियस हूँ आपके लिए। मैं अपनी मैमू जान और भाभी के साथ आपके घर आना चाहता हूँ। रूहा ने खामोशी से उसकी बात सुनी। तेरे को पता है अपन कैसी हैं, फिर भी करेगा मुझसे शादी? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसी भी हो, मुझे आप पर हर हाल में कबूल है। मिस रूहा, मैं वादा करता हूँ आपका बहुत ख्याल रखूँगा, कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। दाऊद, तेरे को अपन एक ही बात बोलेगी, तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मुझे भी तो पहली नज़र में अच्छा लगा, जब भी अपना नाम तेरे को बता दिया। देख, तू अपन के बारे में कुछ नहीं जानता है, अपन के माजी के बारे में। वो अभी अपना जुमला मुकम्मल करती इसको उसने बीच में टोक दिया। मुझे नहीं जानना है आपका माजी रूहा, मैं आपसे मिला हूँ, मैं आपके साथ आज को जानता हूँ। तो फिर ठीक है, जब तुझे नहीं जानना है तो अपन को भी नहीं बताना है। मर्जी है तेरी, तू अब मेरे मातारी और बापू से मिलेगा, यानी आप राज़ी है? दाऊद ने खुशी से खड़े होते हुए पूछा। अपन राज़ी तो है, बहुत अच्छा है। अगर तेरे को मेरे माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो अपन राज़ी हैं, लेकिन अगर अपन के मातारी और बापू को अच्छा नहीं लगा तो अपन तेरे से शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ओके, तो बताएं मुझे कब मिलना है आपके मम्मा बाबा से? मातारी और बापू, इसे जताया। जी जी वही, दाऊद ने खुशी से कहा। इसकी खुशी चेहरे से झलक रही थी। आज रात को अपन अभी घर जाएगी, इनको बताएगी और रात को तू घर आएगा। बोल मंजूर है? इसे झट से इस बात में सर हिलाया। चल अपन चलती है, बोलकर वो बिना रुके नीचे पार्किंग की तरफ बढ़ी, जहाँ 2 लड़के वो हाथ लेकर खड़े थे, जैसे इसको वहाँ डिलीवर करने जाना था। अयान काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। जोया काफ़ी परेशान लग रही थी, इससे नज़रें भी नहीं मिला रही थी। काफ़ी देर तक वो इसको देखता रहा, जो हुनूस किताब पर नज़र करके बैठी हुई थी, लेकिन चेहरे से पता चल रहा था कि वो पढ़ नहीं रही थी। इसकी निगाहें तो किताब पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही था। जोई, बात सुनो, अयान ने उसको पुकारा, लेकिन उसकी तरफ से नो रिस्पॉन्स। जोई, अब के हाथ हिलाया तो वो थोड़ा होश में आई। हाँ, क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? इससे हकलाते हुए कहा। जुई, क्या हुआ यार, तू परेशान लग रही है, कोई बात हुई है? आया ने उसके हाथ पर हाथ अपना रखते हुए नरम लहजे में पूछा। नहीं, सब ठीक है, बोलकर वापस सर किताब की तरफ किया। आया ने वो किताब उठाकर बंद की। क्या बदतमीजी है! आयान
बुक वापस करो मेरी। ज़ोई, दोस्त है हम। मुझे तू बता क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है, बोल तो सही। ज़ोया ने इसकी तरफ देखा और परेशान सी लहजे में बोली, यार चाचू की कॉल आई थी। फिर क्या बोला उन्होंने? बाबा से अरसलान और मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। अयान के चेहरे पर से एक साया सा लहराया और इसने अपना हाथ वापस खींचा। तो इसमें से परेशान होने वाली क्या बात है? अरसलान अच्छा लड़का है, मैं मिला हूँ इससे, तेरे लिए ठीक रहेगा। अयान, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो अगर बाबा ने हाँ कर दी तो क्या होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी शादी, सिंपल। और क्या होगा? इसने बेलचक लहजे में कहा। अयान, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम वेरी सीरियस। और अरसलान में कोई बुराई है क्या? अच्छा भला तो है। जोया ने साकित निगाहों से उसकी जानिब देखा। तो हमारा क्या होगा? अगर बाबा ने हाँ कर दी तो? अयान का दिल धड़का, यानी वो भी इसके लिए फीलिंग्स रखती है। हमारा क्या? हमारा कुछ नहीं होगा जोया, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। अरसलान अच्छा लड़का है, डॉक्टर है, वो भी दाऊद भाई की तरह अच्छा लड़का है। तुम खुश रहोगी? मतलब क्या है तुम्हारी बात का अयान? जोया ने उलझते हुए कहा। जोया, अगर तुम मेरे और अपने रिलेटेड कुछ भी सोच रही हो तो यहीं रुक दो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो ना कि तुम समझते हो कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो बहुत कामयाब, अच्छा पढ़ता हूँ, समझदार हूँ। आई डोंट नो। इसने अपने लहजे को हर एहसास से आरी किया। अयान, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? जोया ने बगैर सोचे समझे इससे पूछा। किसने बोल दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? तुम्हें हमेशा दोस्त समझा है, कभी तुम्हें लेकर मैंने कभी कोई उल्टी बात नहीं सोची। तो फिर ये सब क्या था? मुझे किसी से बात ना करने देना, किसी लड़के से दोस्ती ना करने देना, किसी लड़की के करीब भी ना जाने देना, ये सब क्या था? बोलो। तुम मेरी महमू जान की बेटी हो, तुम मुझे बहुत अजीज हो इस रिश्ते से, इसीलिए तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें अपने साथ साथ रखता था। मुझे नहीं पता था तुम इस चीज़ को मोहब्बत समझ कर बैठोगी। और इसने सर सांस खींच गई। सही कहा तुमने अयान दुरानी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इसका लहजा, इसको कॉन्फिडेंस, सब कुछ टूट गया था। दिल छनाक से टूटा था। एक उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। सही कहा, कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे। हम दोनों वाकई में अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और तुम भी मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। तुम्हारा टेस्ट मैं थोड़ी हूँ। जोई, ऐसी बात नहीं है यार, कोई भी बात नहीं है। अब इसका लहजा नम हो रहा था। बाबा ने रात को पूछा था तो मैंने सोचने का वक्त मांगा था। क्यों ना अभी हाँ बोल दूँ? वेरी गुड टाइम। जोई, जल्दबाजी ना करो, मेरी बात सुनो। ऐसे डिसीजन सोच कर लिए जाते हैं, जज्बाती होकर नहीं। प्लीज़ अयान, तुमने 1 मिनट में मुझे बोल दिया ना कि कोई मोहब्बत नहीं है हमारे बीच में, सिर्फ एक दोस्ती है। तो मैं एक दोस्त को इतना हक नहीं दूंगी कि वो ये बात करे मुझसे। बैग से मोबाइल निकाला और इसके सामने मैमुना बेगम को कॉल की। हेलो मम्मा, आप लोग अरसलान के रिश्ते के लिए हाँ कर दें, मुझे मंजूर है, मैं चलती हूँ। अयान, तुम आ जाना, मेरी बात सुनो। जोया, वो खड़े होकर चीखा, लेकिन जब तक वो जा चुकी थी। हाँ, जोया जमान अयान दुर्रानी की ज़िंदगी से जा चुकी थी। अब चाहे वो तड़पता रहे, लेकिन वो इसकी ज़िंदगी में वापस आएगी या नहीं ये तो वक्त ने बताना था। लेकिन अभी जोया जमान जा चुकी थी अयान दुर्रानी की ज़िंदगी से। वो दोनों दुनिया से गाफिल अपनी सबसे पसंदीदा जगह मतलब कैंटीन में बैठे गप्पे मारने में मसरूफ थी। फायजा, तुमने कहा था कि तुम बताओगी कि तुम कैसे मेरे वलीमे पर आ गई थी। मतलब यहाँ तो तुम बहुत नाराज थी। बहुत लंबी कहानी है। फायजा ने जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला। तो शॉर्ट करके सुना दो। फौरन हल तैयार था। अच्छा चल सुन। वैसे तो उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं बता देती हूँ। क्या याद करेगी? गाजियान भाई घर आए थे खुद। सच बता, हानम ने बेयकीनी से पूछा। कसम से। पता है, मम्मा बाबा से बात कर रहे थे और सारी बात बताई थी इनको, कैसे तेरे बाबा तेरी शादी उस शादीशुदा इंसान से कर रहे थे। और ये भी बताया था तू भागी नहीं थी, बस गलत गाड़ी समझ कर बैठ गई थी और इनके लिए भी आसानी कर दी थी। यार, मुझे पता ही नहीं चला था कि वो गाड़ी मेरी नहीं है। वैसे फायजा, गाजी जी तेरे घर आए थे? हाँ। तूने क्या बोला था? हाँ ना, मैं जब घर गई थी तो वो बहुत रोई थी कि तूने मुझे ऐसे कहा है, जिस वजह से मुझे बुखार हो गया था। और इनको मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। मेरी दोस्त और कॉलेज में सब मुझे भागी हुई लड़की बोल रहे हैं और मेरी इकलौती दोस्त मुझसे नाराज़ हो गई है। इसके बाद वलीमे से पहली वाली रात को जब मुझसे सब ने पूछा कि आपको किसको बुलवाना है तो मेरी एक ही दोस्त है। मैंने कहा था कि काश तुम आ जाती। और तुमको पता है, गाजी जी ने मुझसे कहा था
कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ इतना खूबसूरत होगा, मुझे तो पता ही नहीं था। हाना मुस्कुरा कर उसके गले में बाहें डालकर बोली, यार मुझे माफ़ कर दे हाना, मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, दोस्त जब नाराज़ होता है तो उसकी बातों को माइंड नहीं करते। मुझे बस दुख हुआ था कि तूने ऐसा बोला है, लेकिन तू मेरी शादी में आ गई, मैं सब भूल गई। दोनों एक दूसरे के ज़ोर से गले मिली। अब हम दोनों तो कभी जुदा नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल वैसे। हाना, मैं एक बात फिर बोलूँगी, गाजियान भाई तेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तेरी खातिर उन्होंने मम्मा बाबा मुझे हम सबको समझाया, हमें लेने भेजा, हमें छोड़ने के लिए ड्राइवर भेजा। हानम, तू बहुत लकी है जो तुझे इन जैसा कैरिंग हस्बैंड मिला है। हानम सुर्खसी पड़ने लगी थी। इसको अजीब सी शर्म आने लगी थी जब इसने ये बोला था कि वो इसको अच्छी लगती है। हानम, तूने अपनी अम्मी से बात करी? नहीं, बस इनकी आवाज़ सुनी है जो उन्होंने वाइस में समझाया है। कि क्या समझाया? फायजा ने नासमझी से पूछा। यही कि मैं इनकी बीवी हूँ, इनका ख्याल रखूँ, इस घर की बड़ी बहू हूँ। गाजी जी मजाजी खुदा है ये सभी। वो बोलकर दोनों साथ में खिलखिलाई। आसपास की लड़कियों ने इनको अचंभे से देखा कि इस दिन तो कैसे लड़ रही थी, और अब दोस्ती रिश्ता ही ऐसा है। दोस्त मान जाता है अगर दोस्ती सच्ची हो तो, अगर दोस्ती दिल से हो तो। दिमाग बिल्कुल माफ हो गया था। वो बाइक चलाते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, यार अपन के दाऊद को क्या हुआ है और अपन को इतना शर्म काहे को आ रहा है? वैसे अगर सोचा जाए तो अपना दाऊद बुरा नहीं है, देखने में तो अच्छा है, वैसे बंदा वैसा भी अच्छा ही है। जो बात है, अगर बापू और मतारी नहीं माने, अपन क्यों सोच रही है इसके बारे में? इतना नहीं माने तो नहीं माने, बोल देगी नहीं माने, फिर झटके से बाइक रोकी। अगर वाकई नहीं माने तो नहीं नहीं अपन मना लेगी। अपनी ही बात नफी करके बाइक वापस स्टार्ट करी। बाइक के पीछे ही एक शीशे के बॉक्स में वो हार्ट था जिस पर एक कपड़ा चढ़ा हुआ था। वो उलझी उलझी सी उस जगह पर गई जहाँ वो ईमान की गाड़ी फॉलो करती पहुंची थी। जिस दिन ये लोग गए थे गेट पर कोई नहीं था, लेकिन आज एक इंसान बैठा हुआ था। इसको दूर से आता देखकर इसने बाहर लगे कैमरे पर अंगूठा दिखा दिया। बाइक रोक कर वो बॉक्स उठाया और वो अंदर की तरफ बढ़ी। ये मुझे दे दो और तुम अंदर चली जाओ। इस इंसान ने मुंह पर से हल्का सा रुमाल हटा कर कहा, काहे को? तेरे को दो, अपन तेरे को नहीं देगा। पता नहीं कौन है तू, वो बोलकर इसके साइड से निकलने लगी। इसे फोन इसके कान पे लगाया। ये बॉक्स इसको दे दो। अंदर से जोकर की आवाज़ आ रही थी। इसकी आवाज़ सुनकर चेहरे पर एकदम संजीदगी आई और वो बॉक्स देकर वो अंदर की तरफ बढ़ी। आज स्क्रीन पहले से ही ऑन थी और सामने एक सोफे पे रखा हुआ था। वेलकम माय लेडी, वेलकम। ओह, तुम्हारा ही इंतज़ार था। मुझे रूहा ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। काहे को अपन को बुलाया है? दे तो दिया है वो डब्बा, अब अपन जाएगी घर, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? माय लेडी, अभी तो तुम आई हो, थोड़ी गपशप लगाते। इसे मुस्कुराते लहजे में कहा, लेकिन अपन को कोई शौक नहीं है तेरे साथ गपशप लगाने का। इसे अपनी नागवारी से छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। सीधा सीधा मुंह पर बोला, ये लड़की अपनी हद में रहो। इतनी इजाज़त मैं किसी को नहीं देता कि कोई मुझसे इस लहजे में बात करे, समझ आई? बस कितने नागवार लहजे पर पल में लहजा बदला था। आंखें जब्त से सुर्ख हुई थी। चेहरा मास्क में था, लेकिन रूहा अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसके चेहरे का रंग इस वक्त कैसा हो रहा होगा। चल ये सब छोड़, ये बता अपन को तो पैसा कब देगा? इस डिलीवरी के परसों तक मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। ठीक, अब अपन जाए या फिर कोई बकवास भी करनी है तेरे को? जाओ, और बहुत जल्द तुम्हें वापस बुलाऊंगा माय लेडी। अबे ओए, अब तूने एक दफ़ा और माय लेडी कहा तो यही चित अंदर घुस कर मारेगी। अरे गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो बस तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ माय लेडी। तो काय को अपन के हाथ से मरना चाह रहा है? इंसान बन, तुम मेरे तक पहले रसाई तो हासिल कर लो, इसके बाद मुझे मारना। बहुत जल्द करेगी वो भी। इसे चैलेंजिंग अंदाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसने एक मकरू कहका लगाया। वैसे इरादा तो मेरा भी यही है कि तुम तक रसाई हासिल करना माय लेडी। अभी तेरी तो वो स्क्रीन के करीब हुई, वो ब्लिंक हो गई थी। वो सर झटक कर बाहर की तरफ बढ़ गई। वो गेट तक पहुंची होगी, स्क्रीन पर वापस चेहरा नमूदार हुआ। बात सुनो। वो रुकी जरूर, लेकिन पलटी नहीं। तुम हो बहुत खूबसूरत माय लेडी। इसने दांत पीसे और अपने साइड पर रखा हुआ डंडा उठाकर स्क्रीन की तरफ मारा, लेकिन वो लगने से पहले बीच में गिर गया था। तेरी को बता रही है अपन कि अब ये गंदा अल्फाज नहीं बोलो। खुदा की कसम, तेरे को अंदर घुस कर नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी रूहा फारूक सिद्दीकी नहीं। बोलकर पैर पटक कर निकली। पीछे स्क्रीन पर इसने मजे लेते हुए कहका लगाया। भारत आलम हाउस के
गार्डन में आनी हो थी। पूरा गार्डन मेहमानों से भरा हुआ था। पूरे गार्डन को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। अंदर वो भी किसी गुलाब की तरह दमक रही थी। हाथ पर मेहंदी का रंग बहुत गहराया था। डीप रेड कलर के शरारे में इसकी रंगत बहुत जच रही थी। वह मगरूर हसीना वाकई आज किसी का भी दिल धड़कने की ताकत रखती थी। एक तायरा ने निगाह खुद पर डाली। मैं जरनी शालिम हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए होती है वो मैं हासिल करके रहती हूँ। जैन अलाब्दीन, क्या बोला था तुमने? मुझसे कोई शरीफ और अच्छा लड़का मुझसे शादी नहीं कर सकता, सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाकर वक्त गुजारी कर सकता है। देख लो, आज कर रही हूँ मैं एक ऐसे शख्स से शादी जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसको मैं एक दफ़ा ठुकरा चुकी हूँ, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। अफसोस जरनिश आलम, जो भी चैलेंज करती है इसको पूरा करने की ताकत रखती है। अभी वो आईने में खुद के अक्स से बात करने में मसरूफ थी। दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ मैम, बारात आ गई है। सर ने आपको नीचे बुलाया है। चलो। अपना दुपट्टा ठीक करके एक अदा से कहा और इस लड़की का हाथ थामे नीचे की तरफ बढ़ी, जहां ज़ीशान अहमद अपने 5 दोस्तों के साथ आया था। जैन आलम साहब के साथ ही खड़ा हो कोई बातें कर रहा था। ऊपर नजर गई तो एक लम्हा पलटना भूल गई। वो आज किसी की भी चारों शानें चित कर सकती थी। चलती हुई स्टेज तक आई। ज़ीशान ने खड़े होकर इसका हाथ थामा और अपने बराबर में बिठाया। सब स्टेज के करीब खड़े हो गए। गाजियान और जैन साथ ही खड़े थे। निकाह की रस्म होते देख रहे थे। आलम साहब अपनी बेटी के पास खड़े बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मौलवी साहब ने इजाज़त ली और निकाह शुरू किया। जरनिश आलम वलीद उमर आलम, आपका निकाह ज़ीशान अहमद वलीद शौकत अहमद से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इससे अपनी आंखें जैन की तरफ की, जिसमें सिर्फ एक जीत की खुशी देखी जा सकती थी। जैन ने इसको देखा, जहाँ सिर्फ चेहरे पर एक गुरूर था, जीत जाने का गुरूर, और सिर्फ ये दिखाना था कि वो कितनी बरतर है और वो जो चाहती है कर सकती हैं। इसकी आंखों में देखते हुए बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने 3 बार जुमले दोहराए। इसने 3 बार कबूल है बोल दिया। इसकी आंखें अभी जैन को ही देख रही थी। मौलवी साहब ने ज़ीशान से पूछा, ज़ीशान अहमद वलीद शौकत अहमद, आपका निकाह जरनिश आलम वलीद उमर आलम से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने अपनी बराबर में बैठी लड़की को देखा और फिर उमर साहब की तरफ देखा, जिसका हाथ अपनी बेटी के सर पर था। फिर मौलवी साहब की तरफ देख कर जवाब दिया, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। वो जो अभी भी गुरूर से जैन की आंखों में दिख रही थी, छनाक से सब कुछ टूटा और इसने नजरें फेर कर अपने बराबर में बैठे लड़के को देखा। मौलवी साहब भी हक्का बक्का थे। पूरे गार्डन में फौरन चाय मगोइयाँ शुरू हो गई थी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो जख्मी नागिन बन के फनका, क्यों, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें मिस जरनिश आलम? पूरे यूनिवर्सिटी के सामने मेरे मुंह पर कोल्ड ड्रिंक फेंक कर मारी थी और पूरी यूनी के सामने मुझे इनकार किया था, तो याद है मुझे कैसे महसूस हुआ था? वो इसके सामने खड़ा होता हुआ इससे डबल आवाज में चीखा, मैं तो तुम्हें भूल गया था, लेकिन जब तुमने मुझसे खुद राब्ता किया तो मैं कैसे तुम्हें ऐसे खाली जाने देता? दिमाग ठीक है तुम्हारा? उमर साहब भी चीखे, मेरा दिमाग 100% ठीक है अंकल। लगता है आप इस खुद सर बेटी का दिमाग ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वह एक जुस्त में इसके गिरेबान तक पहुंची। ओह हेलो मैडम, लिमिट में। तुम्हारे बाप को गुलाम नहीं हूँ जो मार खाऊंगा। इसकी कलाई थाम कर अपने गिरेबान से हटाई और पीछे की तरफ धक्का दिया। और वैसे एक बात बोलूं, कौन करना चाहेगा तुम जैसी लड़की से शादी? तुम जैसी लड़की से शादी जिसको सिर्फ एक अमीर लाइफ स्टाइल चाहिए, पैसा, गाड़ी, ऐश इशरत, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुम्हें इतने शॉर्ट नोटिस में शादी करनी थी तो मैं ही तुम्हें याद आया? कोई मिडिल क्लास शख्स नहीं दिखा? और पता है, तुम जैसी से तो कोई मिडिल क्लास भी शादी ना करता। पूरी यूनिवर्सिटी को मालूम था कि कैसे तुम गाजियान के पीछे लट्टू थी, लेकिन देखो इसने भी तुमसे शादी नहीं की, एक शरीफ लड़की से शादी करी। आंखें बिल्कुल साकित थी। वो जो अभी अपनी भी जीत के गुरूर में थी, वो सब कुछ चूर चूर हो रहा था। उमर साहब का हाथ दिल के पास बार बार जा रहा था। वह एक बात, और मिस जरनिश आलम, तुम्हें वक्त गुजारी के लिए गर्लफ्रेंड तो बनाया जा सकता है, लेकिन बीवी कभी नहीं। यही अल्फाज जैन के भी इसके कानों में गूंजे। भाड़ में जाओ बोलकर अपने गले में से हार उतारा और बाहर की तरफ चला गया। वो ढीले वजूद के साथ सोफे पर बैठी गाजियान की नज़र उमर साहब की तरफ पड़ी। वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रख कर सोफे पर बैठ रहे थे। वो भाग कर इनकी तरफ बढ़ा। सर, आप ठीक हैं? जैन, एम्बुलेंस को कॉल करो, इनको बोलकर वो एकदम चीखा। वो भी जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाने लगा। गाजियान, तुम मुझे हमेशा बोलते हो ना कि मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, हमेशा इज्जत देते हो ना। उन्होंने उखड़ती हुई सांसों से कहा, सर आप ठीक हो जाएंगे, मैं सब देख लूँगा।
आप परेशान ना हो, मैंने मना किया था इसको, ये नहीं मानी। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी अगर आज बारात वापस चली गई और इसका निकाह ना हुआ। उन्होंने इसके आगे हाथ जोड़े। अपने भाइयों में से किसी से मेरी बेटी का निकाह करा दो, खुदा के लिए दाऊद को ही बुला दो। आज वो कहाँ है? किस दोहराई पे खड़े थे, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हाथ जोड़कर मांग रहे थे। दाऊद का नाम सुनकर इसकी आंखों के सामने गुड़िया का अक्स लहराया और इसके अल्फाज कान में गूंजे। इतने वक्त से नाम साथ लिया जाता है मेरा, इसके साथ हो सकता है मोहब्बत हो गई हो। इसने बेसाख्ता ही नफ़ी में सर हिलाया। अयान के बारे में जैसी सोचा, जोया का चेहरा आंखों के सामने लहराया। और गाजियान था तो वो लोगों के चेहरे बखूबी पढ़ने का हुनर रखता था। वो अयान और जोया दोनों की आंखों में देख सकता था कि दोनों मोहब्बत करते हैं, लेकिन मानते नहीं थे। फिर इसकी नज़र फ़ोन पर बात करते जैन पर गई तो इसने अपना सर इस बात में हिलाया, निकाह भी होगा। इसी वक्त किसी से उन्होंने बेचैनी से पूछा, जैन अब्दुल अलाउद्दीन से। अभी वो और इसी वक्त इनकी नज़र भी इसकी तरफ उठी। मुझे मंजूर है, क्या वो मान जाएगा? उन्होंने एक आंख से पूछा। मान जाएगा, आप जरनिश को संभालें। वो नीचे उतर कर जैन के करीब आया। तेरा निकाह है अभी और इसी वक्त? नहीं। इसे नफ़ी में बेसाख्ता सर हिलाया। भाई ये नहीं हो सकता, ये निकाह नहीं करेगा। गाजिया ने तनबिया पूछा, मैं इस लड़की से निकाह हरगिज़ नहीं करूँगा। इसे हम हतमन कहा तो मैं दाऊद को बुला लूँगा। क्या हो गया आपको? इसे झुंझला कर कहा, मेरे लिए अभी सर की कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, बता तू कर रहा है या नहीं, या फिर मैं दाऊद को कॉल करूं? भाई, इसके हलक से सदमे भरी आवाज़ निकली। उमर साहब ने इसको दूर से नफ़ी करते देखा तो वो खुद हिम्मत करके इसके करीब आए और इसके आगे हाथ जोड़े। प्लीज़ जैन, इनकार मत करो, तुम जैसे कर रखोगे वो रहेगी। खुदा के लिए इनकार मत करो, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, प्लीज़। इसे बेबसी से गाजियान की तरफ देखा और आँख में एकदम नमी आई। वो इनकार करता तो इसकी बहन की ज़िंदगी खराब होती। इसका जुनूनी रूप तो वो खुद से अपनी आंखों से देख चुका था, और अगर इस लड़की से शादी करता तो सारी ज़िंदगी बर्बाद गुजरनी थी। नज़रें उठाकर इस कातिल हसीना की तरफ देखा जो साकित निगाहों से किसी गैर मरई नक्ते को घूर रही थी। प्लीज़ जैन, इनकार मत करो। उमर साहब की आवाज़ से वो होश की दुनिया में लौटा और एक बेहद बेबस निगाह गाजियान पर डाली जिसकी आंखों में सर्द महरी के सिवा कुछ न थी। इसे इस बात में सर हिलाया और खामोशी से जरनिश के बराबर में बैठ गया। जरनिश ने इसको अपने बराबर में बैठा देख एकदम होश की दुनिया में लौटी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उमर साहब इसके करीब हुए। अगर मेरा मरा मुंह नहीं देखना चाहती हो तो खामोशी के साथ इससे निकाह कर लो। बाबा, मैं ये नहीं। खामोश रहो जरनिश, अगर तुमने आज ये निकाह नहीं किया तो आज के बाद तुम हमेशा के लिए मर जाओगी मेरे लिए। इसने तड़प कर अपने बाप की तरफ देखा जहाँ आज कोई रियायत नहीं थी। प्लीज़, मैं किसी से भी निकाह कर लूँगी लेकिन इससे कभी नहीं, प्लीज़। बाबा ये ना करें। आंसू लड़ियों की मानी नाकों से रवा थे, लेकिन उमर साहब पर आज इनका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जरनिश, बस अगर आज निकाह नहीं किया तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे लिए तुम मर गई हो। इसने नफरत भरी निगाहों से अपने बराबर में बैठे वजूद को देखा, फिर अपने बाप की तरफ देखा। मंजूर है मुझे। जैन को एक उम्मीद थी कि शायद वो ये खुद इनकार कर दे, लेकिन जब इसने हाँ करी तो जब से आंखें मीची और एक नाराज़ नज़र गाजियान पर डाली जिसने इसकी आंखों में देखकर भी इसको नज़रअंदाज किया। और मौलवी साहब से एक बार फिर निकाह करने के लिए कहा गया। उन्होंने थोड़ी देर में निकाह शुरू किया। एक बार फिर निकाह हुआ, लेकिन अब जैन के साथ जरनिश आलम वलीद उमर आलम। आपका निकाह जैन अलाउद्दीन वालिद फारूक सिद्दीकी से किया जाता है। कि आपको ये निकाह कबूल है? इसने एक बार फिर बेबस निकाह अपने बाप की तरफ देखा, फिर कर्ब से आंखें मीच कर कबूल है बोलकर अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के नाम कर दी जिससे सिर्फ इसके नफरत थी और कुछ नहीं। यही कलामात मौलवी साहब ने जैन से दोहराए। जैन अलाउद्दीन वलीद फारूक सिद्दीकी, आपका निकाह जरनिश आलम वलीद उमर आलम से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने भी एक नज़र गाजियान की तरफ डाली और संजीदगी से 3 बार कबूल है बोल दिया। आंखें जब से लाल हो रही थी। दुआ के लिए हाथ उठाए गए। जैसे ही निकाह हुआ वो उठकर जाने लगा, लेकिन गाजियान की आंखें दिखाने पर वापस बैठ गया। वो भी किसी जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। खड़ा होकर गाजियान और आलम के साहब के करीब आया। अंकल, रुखसती चाहिए मुझे अभी और इसी वक्त। लेकिन बेटा, अभी तो मेहमान है, मैंने कहा मुझे अभी जाना है। भाई, इसे बोलकर गाजियान की तरफ देखा। मेंशन चलेंगे अभी हम लोग, थोड़ी देर में नहीं। मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे किसी के मेंशन नहीं जाना है। जैन अलाउद्दीन, इंसान बन जाओ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाना है। इसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहा। अच्छा ठीक है उमर साहब। इसने इसको इतने गुस्से में देखा तो मसलतन इसी में लगी कि अभी रुखसती दे दूँ। इसको पूरा कवर करके मेरी गाड़ी में बिठाएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसको मेरे साथ भेजने की। वो तनफुर से बोलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाजियान को इल्म था इसका रिएक्शन ऐसा ही होगा, इसीलिए इसने कोई तासीर नहीं दिया। थोड़ी देर में इसको 2 लड़कियों ने मैरून चादर उड़ाकर जैन की
गाड़ी में बिठा दिया। ड्राइविंग सीट पर वो खुद था और इसको पीछे बिठाया। उमर साहब से जब वो मिलने लगी तो उन्होंने इससे मुंह पर हाथ फेरा। इसके बैठते ही जैन ने गाड़ी सरहद से निकाली और अपने अपार्टमेंट की तरफ मोड़ी। गाजियान ने एक नज़र इसकी दूर जाती गाड़ी को देखा और वापस अंदर की तरफ बढ़ा, जहां उमर साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे, परेशान से। आप टेंशन ना नहीं ले, सब ठीक हो जाएगा, इसे कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली बख्श अंदाज में कहा। तो उन्होंने मशकूर निगाहों से उसकी तरफ देखा और फर्ज जज्बात में गाजियान के गले लगे। आज तुमने ना होते तो आज कुछ भी मुमकिन नहीं था। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाती, यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता। गाजियान, इट्स ओके अंकल, आप मेरे बहुत करीब इंसान हैं। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं इस फील्ड में कभी ना आता। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ, वो तीनों भी घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, बोलकर उनके गले लगा और अपनी गाड़ी मेंशन की तरफ मोड़ ली। भाभी, आपसे बात करनी है। हानम अपने कमरे में थी जब दाऊद ने गेट नॉक किया। हानम समझी थी गाजियान होगा, लेकिन सामने दाऊद खड़ा हुआ था। दाऊद भाई, इस टाइम सब ठीक है? जी भाभी, सब ठीक है, आपसे ज़रा इम्पोर्टेंट बात करनी है। उस टाइम इसने घड़ी की तरफ देखा। बहुत ज़रूरी है। ओके, आए, वहाँ बैठकर बात करते हैं, दाऊद ने बोलकर ऊपर वाले लॉन्च की सोफे की तरफ बढ़ा और वो भी थोड़ा परेशान होकर इसके हम कदम हुई। भाभी, आज मैंने उस लड़की से बात कर ली है। किससे? हानम भी शायद नींदों में हो रही थी। भाभी यार, थोड़ा तो होश में आए। बोले ना, किस लड़की की बात करें? मैंने मिस रूहा से आज ये बोल दिया है कि मैं अपनी भाभी और मैमूजान के साथ रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। फिर इसने एक्साइटेड होते पूछा। इसे इनकार नहीं किया है, लेकिन हाँ भी नहीं किया है। मतलब? खामोशी थी, जवाब नहीं दिया कोई भी। हानम ने बुझे लहजे में कहा, अरे नहीं, इसकी तरफ से तो हाँ है, लेकिन इसने कहा है पहले हमें मेरे बाबा से बात करूंगी, अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो मैं भी राज़ी हूँ। तो भाई यानी आपको इसकी फैमिली को राज़ी करना है, बाकी तो यानी सब कुछ पहले से ही रेडी है। और आपको पता है, अगर लड़की राज़ी है तो मम्मा बाबा ऑटोमेटिक मान जाएंगे। हाँ भाभी, रूहा ने तो इनकार नहीं किया है, वो तो राज़ी थी, बस इसकी फैमिली को अल्लाह करे मैं पसंद आ जाऊँ। इसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अरे तो मेरा भाई क्या किसी से कम है? आप देखना, वो लोग आपको देखते ही पसंद कर लेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आपकी पर्सनालिटी तो सबसे अलग है। हाँ ये तो है। इसने अपनी तारीफ पर कॉलर उठाए। इसके ऐसा करने से दोनों ने कहका साथ लगाया। भाभी, अयान से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अयान भाई से तो मेरी कोई बात नहीं हुई। जब से मैं कॉलेज से आई हूँ मैंने इनको देखा भी नहीं। अभी मैंने मुलाजमा से पूछा तो वो बोल रही थी कि भाई जब से यूनी से आए हैं अपने कमरे में ही हैं, बाहर नहीं आए, और खाना वगैरह भी कमरे में ही मंगवाया है, बाहर आए ही नहीं। इसकी तबीयत तो ठीक है? दाऊद ने इसके कमरे की तरफ देखते परेशानी से पूछा। पता नहीं भाई, सुबह तो ठीक थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। और पता है, जोया से भी बात नहीं हुई मेरी, अभी तक सुबह से मुलाकात ही नहीं हुई। यानी जोया आई ही नहीं सुबह से इस तरफ? नहीं। इसे नफ़ी में सर हिलाया। तो मैं 100% बोल सकता हूँ इन दोनों की हुई है लड़ाई किसी बात पर। जोया और सुबह इसे एक चक्कर भी नहीं लगाया और ये साहब रूम से बाहर नहीं आए, तो यकीनन इन दोनों को किसी बात पर हुई है अनबन। चले आप भी जाकर सो जाएं। मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि किसको बताऊं। पहले सोचा अयान को बता देता हूं, लेकिन याद आया वो तो एक फटा हुआ ढोल है, सारे जहान में पिटेगा। फिर मुझे याद आई कि रिश्ता लेकर तो आप ही जाएगी, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी भाभी से शेयर करता हूँ। हानम इसकी बात सुनकर खिलखिलाई। बिल्कुल ठीक कहा, आखिर को मैं बड़ी बहू हूँ तो रिश्ते में मैं ही लेकर जाऊंगी। वो अकड़ से बोलकर खड़ी हुई। दाऊद भी इसके साथ ही खड़ा हुआ। जाए भाभी, आप सो जाएं। अगर आपके मजाजी खुदा ने देख लिया कि मैंने आपको इतनी रात तक जगाया है तो मुझे उल्टा लटका कर मारेंगे। वैसे यार भाई को भी आ जाना चाहिए था, इस टाइम तक लेट हो गए। नज़र रखें अपने शौहर नामदार से, लड़कियां बड़ा फिदा रहती हैं। कान ज़रा खींच कर रखा करी, कहीं शादी के बाद किसी लड़की के साथ लॉन्ग ड्राइव पर ना निकल गए हो। हानम ने आंखें छोटी की। सही बताए भाई, ऐसा है क्या? कुछ भी हो सकता है, देख ले, बाकी आप समझदार हैं। इसको अच्छी तरह समझा कर आखिर में ये बोल दिया, बाकी आप समझदार हैं। वैसे आप टेंशन ना लें, ऐसे कुछ होगा नहीं। अगर ऐसा हुआ भी तो वो वाली भाभी को हम ये वाले कमरे में रख देंगे। कैसा आइडिया? हानम के बराबर वाले कमरे की तरफ इशारा करता हुआ बोला। हानम को एक अजीब सी जलन होने लगी। वैसे आ जाना चाहिए था, आते होंगे, आप भी कमरे में आराम कर लें, मैं इन लाड़ साहब को देखता हूँ। आखिर को साहब कौन सी जवानी चढ़ी है जो कमरे से ही बाहर नहीं आया। बोलकर अयान के कमरे की तरफ बढ़ा। हानम भी एक नज़र घड़ी को देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ी।
गाड़ी उसके अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने झटके से रुकी तो वह उतर कर सीधा अंदर गया। पीछे ये तक ना गवारा देखा कि वो कैसे आएगी, इसको तो खुद होश नहीं था। वो एक जिंदा लाश की तरह गाड़ी में बेसुध बैठी हुई थी, सर पीछे गाड़ी की सीट से रखा हुआ था और आंखों से आंसू किसी सैलाब की मानी निकल रहे थे। ऐसा क्यों किया बाबा ने मेरे साथ, इसने बेआवाज कहा और आंखें जब्त से मींची। कानों में किसी ढोल की तरह इसके अल्फाज गूंज रहे थे। कैसे ज़ीशान ने इसकी जात के छितड़े बिखेरे थे। अल्लाह क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। इसने परनम आंखें उठाकर आसमान की तरफ देखा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। सर शुक्र बाहर ही जैन का एक गार्ड खड़ा हुआ था। इसके निकलते ही वो सरद से उसके करीब आया। मैम आपको बुलाया है ऊपर अपार्टमेंट में। सर ने जल्दी चलें, इनको इंतज़ार करने की आदत नहीं है। इसे जब से मुठ्ठियाँ बीची और अपना भारी कामदार शरारा उठाकर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। इनका फ्लोर 10 फ्लोर पर था। वो मुलाजिम के साथ ही दरवाजे पर छोड़कर वो वापस नीचे चला गया। आज पता नहीं क्यों लेकिन दिल बोल रहा था अंदर ना जाओ। फिर सर्द सांस खारिज खींचकर वो खुद को कंपोज करके अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई। वो सामने ही सोफे पर पाँव रख कर शायद इसी का इंतजार कर रहा था। वो इंटर हुई तो निगाहें उठाकर देखा तो वो अपनी 2 उंगलियां अपनी दिमाग की जगह को मसल रहा था। आंखें बंद थी। बहुत खुश हो रही होगी तुम्हें तो, जरनीश ने नफरत भरी निगाहों से देखते हुए जहरकुंद लहजे में कहा। इसकी आवाज़ सुनकर इसने अपनी आंखें खोली और जो जब्त की वजह से लाल अंगारा हो रही थी, सामने ही वो लाल आंखें लिए शोला बनी खड़ी थी। जरनीश दिमाग बहुत ख़राब हुआ है, अभी ये वाले रूम में जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसने अपने लहजे को हद दर्जा नरम करके कहा। इसको एहसास था उसके साथ सही नहीं हुआ है, इसके साथ ज्यादती हुई है। एहसास था इस चीज़ का, लेकिन खुद के साथ हुई ज्यादती पर भी दुख था जिसको वो किसी के साथ बोल नहीं सकता था। क्यों? तुम तो बहुत खुश होगे, एक लड़की जो मिल गई है जिसके साथ तुम जो मर्जी कर सकते हो। याद रखना जैन अलाउद्दीन, मैं भी जरनीश आलम हूँ। तुम जो सोचे बैठे हो ना कि तुम मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हो, तो याद रखना इतना आसानी से मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अपने साथ तुम्हें आई समझ? वो तन्विया उंगली उठाकर तीज दिलाने वाले अंदाज में बोली। और तुम सोचते होगे अब जो तुम करना चाहोगे तो वो आसानी से कर सकते हो। याद रखना मैं जरनीश आलम हूँ, मुझ तक रसाई तक तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। जरनीश अभी मत करो, जाकर सो जाओ, मेरे अश्तार को मत आजमाओ, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। एक बात बताओ, तुमने हाँ क्यों की? तुम तो इनकार भी कर सकते थे ना, फिर हाँ क्यों की? बोलो। वो सीने पर हाथ बांध कर बोली। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या भौंक रहा हूँ? जाकर सो जाओ। वो एकदम कुर्सी को लात मार कर धाड़ा। क्यों जाऊं मैं अंदर? पहले ये बताओ क्यों शादी करी तुमने मुझसे? वो भी इसी के अंदाज में चिल्लाई। इनकार कर सकते थे ना तुम? चुप हो जाओ जरनीश, चुप हो जाओ, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। इसने अपने गुस्से को दबाते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा। मुझे तो हैरत है तुम पर। कल तक तुम मुझे क्या बोल रहे थे कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके साथ टाइम गुजारा जा सकता है लेकिन बीवी नहीं बनाया जा सकता। तो तुमने क्यों की शादी मुझसे? मुझ 2 नंबर लड़की से क्यों करी शादी? चटाक। जैन ने एक घुमाता हुआ हाथ जन्नाटेदार थप्पड़ इसके नाजुक गाल पर रसीद किया था, जिसकी ताब ना लाते हुए वो मुंह के बल जमीन पर दोज हुई थी। वो घुटनों के बल इसके करीब बैठा और अपनी आहनी गिरफ्त में इसके जबड़ों दबोचे। कितनी बार मैंने मना किया था ना, अपनी बकवास बंद करके सो जाओ। समझ नहीं आ रहा था ना तुम्हें? मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, चीज़ हूँ। असल में मैं औरत पर हाथ उठाना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन अगर मेरी इज्जत के बारे में कोई भी ये बात की ऐसे धज्जियाँ उड़ाने वाली बकवास करोगी या फिर इतनी 3rd क्लास बात करोगी, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। इज्जत हो तुम मेरी, अब मेरी जैन अलाउद्दीन की बीवी हो तुम। मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम अपने बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो, समझ आई? वो खुद को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम? वो गर्रा कर बोला। जरनीश आलम हूँ मैं और वही रहूंगी। वो भी जिद्दी अंदाज में बोली। चटाक। ये थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा गया कि इसका होठ तक फट गया। बोलो कौन हो? इसने उसके बालों को अपनी गिरफ्त में लेकर धाड़ा। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, कनपट्टी की सारी नसें उभरी हुई थी। बोलो कौन हो तुम? वो एक दफ़ा फिर धाड़ा और खड़ा होकर अपना बेल्ट हाथ में लपेटा, जिसको देखकर जरनीश जी जान से कांपी। बोलो कौन हो तुम? मैं जरनीश जैन अलाउद्दीन हूँ, वो कपकपाती आवाज़ में बोली। इसने जो मारने के लिए बेल्ट उठाया था वो हवा में ठहर गया। मेरे कान तक आवाज़ नहीं आई। तेज़ आवाज़ में बोलो। जरनीश, मैं जरनीश जैन आलम अलाउद्दीन हूँ, वो रोती हुई बोली। वो उसके पास 2 जानू बैठा। आइंदा के बाद अगर तुमने मुझसे इस टोन में बात करी,
खुदा की कसम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरी इज्जत हो तुम, इस घर की चार दीवारी से तुम्हारा कदम भी मेरी इजाज़त के बगैर बाहर निकला, ये तुम्हारी आवाज़ भी इस घर की चार दीवारी से बाहर गई। खुदा की कसम टांगे तोड़ दूंगा और जबान गद्दी से खींचकर गर्दन में लपेट दूंगा। जरनीश अपने दिमाग पर बिठा लो, हमारा रिश्ता कैसे भी हुआ हो, लेकिन बीवी हो तुम मेरी, यानी मेरी इज्जत अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा लो। अब यही तुम्हारा मुस्तकबिल है, समझ आई? मैं क्यों कर तुम्हारी बात मानूं? वो हिचकियों के दरमियान बोली। चटाक जैन का ये थप्पड़ इसके चेहरे पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ गया। इसे बेयकीनी से इसकी तरफ देखा और करीब होकर इसके बाल अपनी आहनी गिरफ्त में ली। आइंदा के बाद तुमने मुझे तुम कहा ना जरनीश, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। बोलो, जैसे आप कहेंगे वही करूंगी। बोलो। बालों को झटका देकर वो इसके मुंह के करीब अपना चेहरा करके धाड़ा। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? वो बेबसी से बोली। मेरा कोई इरादा नहीं था, बोला था ना मैंने कितनी दफ़ा, सो जाओ जाकर, तुमने ही मुझे उकसाया है तो भुगतो। तो बोलो जो मैंने कहा है, बोलो। जैसा आप कहेंगे, इसने हिचकियों के दरमियान में बोला। वैसा ही होगा। बहुत अच्छे। अगर ऐसा ना हुआ तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। उठो। इसका बाजू दबोच कर जबरदस्ती खड़ा किया और घसीटने वाले अंदाज में अपनी कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर इसको बेड पर फेंकते हुए फनकारा। इस कमरे से तुम अगर बाहर आई ना तो तुम्हारा गला मैं अपने हाथों से घोटूंगा, समझ आई? बोलकर तनफ्फुर से अपने कमरे से निकलकर अपार्टमेंट से ही निकलता चला गया और वो पीछे तकिए में मुंह देखकर भिबक भिबक कर रोने लगी और अपने बाबा और अल्लाह से शिकवा करने लगी। एक बात पूछूं गाजी जी? गाजियान के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की थी। अगर इस नादान लड़की को पता चल जाता कि किसी को कैसा महसूस होता है इसका गाजी जी बोलना, तो वो शायद दोबारा ना बोलती। रिस्ट वॉच हाथ में बांधते हुए कहा। आप रात को इतना लेट क्यों आए थे? इसने खुद को मसरूफ जाहिर करते हुए कहा। गाजियान यही ठिठका। ये बात तुम क्यों पूछ रही हो? इसने सर उठाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी इसकी पुष्ट को तक देखते हुए पूछा। आप इतना लेट तो नहीं आते, फिर इतना वक्त क्यों लगा आपको? कहीं और भी गए थे आप शादी से? गाजियान मुस्कुराया नहीं, बल्कि इसकी आंखों से लगा था कि वो हंसा है। नहीं, कहीं नहीं गया था मैं। वैसे हाना, मैं एक बात बताऊं, तुमको कैसे पता कि मैं इतना लेट नहीं आता? तुम तो अभी आई हूँ यहाँ। वो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर खुद को कंपोज करके बोली। वो तो दाऊद भाई बता रहे थे आप जल्दी आते हैं घर, बस इसीलिए पूछा। सही। शादी में ज़रा मसला हो गया था, वहीं देर लग गई। मुझे ऐसा भी क्या मसला कि आप इतना देर से आए? हानम, तुमसे किसी ने कुछ कहा है? वो थोड़ा संजीदा से होकर बोला तो वो एकदम गड़बड़ाई। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई मुझे क्या बोलेगा? झूठ नहीं पसंद मुझे, बताओ क्या बात है? अयान ने कुछ कहा है या फिर दाऊद ने? नहीं, अयान भाई से तो कल से मुलाकात ही नहीं हुई। क्यों? इससे मुलाकात क्यों नहीं हुई? तुमसे एक बार भी नहीं मिला वो? गाजियान के लहजे से फिक्र महसूस कर सकती थी। आप परेशान नहीं हो, दाऊद भाई रात को इनके कमरे में गए थे। वो ठीक है, अभी मुलाकात हो जाएगी नीचे। चलो, वो नीचे ही बताता हूँ कि देर क्यों हुई थी। गाजियान ने कहा तो सटपटा कर नीचे की तरफ भागी। पीछे वो दिल खोल कर मुस्कुराया था इसकी फुर्ती पर। मुझे तुम सबको एक बात बतानी है, इसे कहा तो सब ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। कल रात को तो शादी में एक मसला हो गया था। कैसा मसला? दाऊद ने परेशानी से पूछा। कल जिस लड़के से जरनीश की शादी होनी थी, इस लड़के ने निकाह के एंड मोमेंट पर इनकार कर दिया। व्हाट? दोनों एक साथ बोले। हानम ने भी निगाह उठा कर देखा। भाई क्या मतलब? इस लड़के ने मना कर दिया? लेकिन कल से अब तक न्यूज़ में तो कोई न्यूज़ ही नहीं आई। गाजियान भाई दाऊद पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। वरना मीडिया के कितने मेंबर थे, कोई न्यूज़ ही नहीं आई कि उमर आलम की बेटी की शादी नहीं हुई है। क्योंकि निकाह हुआ है जरनीश का, लेकिन जीशान से नहीं हुआ है। तो फिर किससे हुआ है? अयान ने पूछा तो गाजियान की नज़र इसकी तरफ गई थी। अयान को पता नहीं क्या महसूस हुआ, इसने निकाहें चुराई। गाजियान यही ठिठका। भाई आलम अंकल ठीक है? वो ठीक है। इसने नज़रें अयान से हटाकर दाऊद पर मरकूज करी। जरनीश का निकाह किसी और से नहीं अपने जहन से हुआ है। क्या? तीनों की शौक से भरी आवाज़ हलक से निकली। ये कैसे हो सकता है? दाऊद और अयान एकदम खड़े हुए। भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? अयान ने कदरे झुंझला कर कहा। गाजियान अभी बोलने के लिए अपने लब खोलता, इससे पहले मैमुना बेगम और जोया मेंशन में इंटर हुए। गाजियान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जैन से जरनीश का निकाह हुआ है? कल रात उन्होंने आते ही सबको इग्नोर किया और सीधा सवाल दागा। मैमुना बेगम को देखकर गाजियान और हानम सरद से खड़े हुए। मैमू जान आप बैठे, मैं आपको पूरी तफसील से बात बताता हूँ। गाजियान ने सबको शौक ज़रदा चेहरा देखकर तहमील से कहा। गाजियान, अभी मेरे पास उमर साहब की कॉल आई थी। उन्होंने कहा है कि जैन से रात को निकाह हुआ है जरनीश का, और हम सबको कुछ मालूम ही नहीं है। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। गाजियान भी अपनी कुर्सी पर बैठा और सबको बैठने का इशारा किया। कल मैमू जान, इस लड़के ने निकाह के एंड मौके पर ही इनकार कर दिया था।
सारी मीडिया मौजूद थी वहाँ। अगर दाऊद मौजूद होता तो मैं इसका निकाह करवा देता। एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल था और सर से हमारे कितने पुराने ताल्लुकात हैं। इनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। लेकिन गाजियान जैन को सख्त चिढ़ है इस लड़की से, बहुत चिढ़ता है वो। इस दिन भी बोल रहा था कि क्या चीज़ है ये लड़की, और तुम जानते हो ना वो कैसी लड़की चाहता था कि वो जो लड़की पर्दा करती हो, हिजाब लेती हो, खुद को ढक कर रखती हो। लेकिन अपनी जरनिश में तो ऐसी कोई खासियत ही नहीं है। तुम मानो या ना मानो गाजी, ये सही नहीं हुआ है। जानता हूँ मैं मुजान, कोई और हल मौजूद ही नहीं था मेरे पास। अगर दाऊद होता वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था। और अगर इनकी नहीं बनी होती तो वो दोनों समझदार आगे जो करना होगा कर लेंगे। आप परेशान ना हो बेटा, टेंशन तो होगी ना। जैन अपना बच्चा है, इसको लेकर थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है। थोड़ा नाराज़ होगा, लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएगा और इतना काबिल है कि वो अपनी बीवी को काबू कर लेगा। दाऊद दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र कर रहा था कि वो कल नहीं गया। अभी तो इसको भी रूहा के घर जाना था। वैसे अभी इसके अपार्टमेंट पर जाऊंगी, देखो क्या कर रहे हैं ये लड़का। तुम दुल्हन को और इसको यहाँ ले के आऊँ, मैंने कहा था मैमू जान इसको, लेकिन इसे मना कर दिया और जरनीश को लेकर अपार्टमेंट की तरफ चला गया। गाजियान की नज़र अयान पर जा रही थी, जो बार बार जोया की तरफ देख रहा था, जिसकी निगाहें नीचे ही थी। वैसे कौन कौन जाएगा अपार्टमेंट? गाजियान ने जोया को देखते हुए पूछा। मैं और जोई तो जाएंगे और हमें अयान लेकर जाएगा, ठीक है? उन्होंने बोलकर अयान की तरफ देखा। इसने इस बात में सर हिलाया। अगर तुम इजाज़त दो तो हानम को भी लेकर जाऊं? हानम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आई। नहीं, इसका कॉलेज है। फौरन गरीब की मुस्कुराहट छीन ली गई थी। तो आकर जाएंगे ना हम? तो हल बिल्कुल तैयार था। इसके पास सबने हानम की तरफ देखा तो वो थोड़ी पजल हो गई। नहीं, तुम थक जाओगी, अगर आकर सो जाना, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। आप जोई और अयान के साथ जाना। दाऊद तुम चलोगी नहीं? मैमू जान, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। हानम सुनकर मुस्कुराई। गाजियान ने उसकी मुस्कुराहट को थोड़ा हैरत से देखा, लेकिन सर झटक कर वापस मैमू जान की तरफ मतवज्जा हुआ। और हाँ, याद आया, मेन रात में तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा, तुम तीनों जल्दी फारिग होकर रात को आ जाना घर। तुम तीनों से जोई से रिलेटेड एक बहुत अहम बात डिस्कस करनी है। अयान ने बेसाख्ता नज़र उठाकर जोया की तरफ देखा। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। इसको महसूस हो रहा था कि बहुत बुरा होने वाला है। वो तो मानता भी नहीं था कि इसको मोहब्बत है, तो फिर क्यों इसको तकलीफ़ हो रही थी? हाँ, वो नहीं मानता था कि इसको जोया ज़मान से मोहब्बत है, लेकिन इसको मोहब्बत थी जोया से। इसको मगरूर मोहब्बत थी, वो मानता नहीं था, लेकिन इसको बहुत मोहब्बत थी अपनी जोया से। इसका दिल किसी अनहोनी के एहसास को बार बार दिला रहा था। गाजियान ने अयान की तरफ फिर जोया की तरफ देखा। एक के चेहरे पर दुनिया जहान की बेसुकीनी थी तो दूसरे का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। जी मैमू जान, आ जाएंगे। वो मैं चलूँगी? हानम ने फौरन पूछा। एक बार फिर सबने इसकी तरफ देखा। हाँ हाँ, मेरी बहू बेगम को लाजमी लाना। सही है गाजी, और अगर तुम मेरी बहू को नहीं लाए तो तुम्हारे कान में खुद खींचूंगी। सही है हानम जी, सही है। इसे खुशी से होते हुए इस बात में सर हिलाया। गाजियान ने इसको देखकर अपना सर नफी में हिलाया। इसको कुछ नहीं हो सकता। सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दो दिल बहुत बेचैन थे। एक दिल बहुत उदास था तो दूसरा दिल बहुत बेसुकून था। वो रात को गया, सुबह वापस आया था। गेट के पास आकर उसके गार्ड की तैनात किया, इसीलिए वो थोड़ा बेफिक्र था। घर में दाखिल हुआ और कमरे की तरफ आया। वो इसी के कपड़ों में बिस्तर पर लेटकर मज़े से सो रही थी, और वो जो कपड़े इसने पहने थे वो पूरे कमरे में पड़े हुए थे। इसने इतनी बेतरतीबी को देखकर सर नफ़ी में हिलाया और सामान तरतीब से रखने लगा। वो इसके पास से उसका दुपट्टा उठाने लगा तो इसके गाल पर रात के मारे गए थप्पड़ के निशान मौजूद थे। इसको ज़रा अफसोस नहीं हुआ था। सर झटक कर इसके पास से दुपट्टा उठाकर फोल्ड करके साइड पर रखा और साइड ग्लास से उठाकर पानी का ग्लास पिया। आधा पानी पीकर बाकी का इस पर फेंका। वो हड़बड़ा कर उठी। क्या बदतमीजी! सामने जैन को देखकर अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो बेसाख्ता बेड पर पीछे की तरफ थोड़ा खिसकी। किसकी इजाज़त से तुमने मेरे कपड़े इस्तेमाल किए हैं? उसे केड़े तेवरों से पूछा। मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे, इसीलिए तुम्हारे। इसने बोलकर एकदम इसकी तरफ देखा, जो संजीदगी से इसको देख रहा था। मतलब आपके कपड़े इस्तेमाल कर लिए थे? जैन ने इस बात में सर हिलाया। नाश्ता बनाना आता है तुम्हें? इसने रज़ाई समेटते हुए पूछा। नहीं, इसे सर झुका कर जवाब दिया, और एक रात में ही इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। क्यों? तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ सिखा कर नहीं भेजा? इसने जो तंज मारा था, ये तंज इसके लिए बहुत तकलीफदा था। आप ऐसे ना बोलें, मेरी मम्मा नहीं है, उसने नम लहजे में कहा। मेरे सामने ये नौटंकी मत करना जरनीश। तुम मानती नहीं थी इस औरत को अपनी माँ,
लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश से तुमको अपना बेटी बनाना चाहती थी, इसीलिए मेरे सामने ये नौटंकी नहीं चलेगी और इज्जत के दायरे में मुझे नाश्ता चाहिए। जैसे हर बीवी अपने शौहर के लिए सुबह नाश्ता तैयार करके देती है, ऐसे ही तुम भी दोगी, और अगर नाश्ता ना बना तो खाना भी नहीं मिलेगा, भूखी रहना फिर सारा दिन। वो संजीदगी से बोलते हुए वॉशरूम में बंद हुआ। जरनीश ने बेबसी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और आंखों की नमी साफ करके बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आई। लाउंज के सामने ही ओपन किचन था। पहले बालू का जोड़ा बनाया और किचन में दाखिल हुई, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कभी किचन की शक्ल तक ना देखने वाली आज किचन में नाश्ता बनाने खड़ी हुई थी। जब कुछ समझ ना आया तो नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगी। घुटनों में सर रखकर वो हिचकियों से रो रही थी। जैन फ्रेश होकर बाहर आया तो उसको रोता देख कर, मैं बहुत जालिम हूँ जरनीश, अगर नाश्ता ना बना तो वाकई पूरा दिन भूखा रखूंगा। इसने सीने पर हाथ बांधते हुए से रोते बसोरते वजूद को देखा। इसने परनम और शिकवा को ना आंखें उठाकर इसकी तरफ देखा। मुझे नहीं आता खाना बनाना, मैंने कभी अंडा भी नहीं उबाला, मैं नाश्ता कैसे बनाऊं? रात को खाना भी नहीं खाया था, भूख लग रही है मुझे। कब तक सीखोगी खाना बनाना? क्योंकि मुझे घर का खाना ही पसंद है, बस जल्द सीख लूंगी। इसने अपनी हथेली से अपने गाल साफ किए। जाकर फ्रेश हो और मैं जब तक नाश्ता लगाता हूँ। बस बात में सर हिलाकर इसके बराबर से गुजर कर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाकर नाश्ता रेडी करने लगा। तकरीबन 20 मिनट में ही इसने टोस्ट और अंडा तैयार कर लिया और अपने लिए 1 कप कॉफ़ी का। वो बाहर आई तो वो टेबल पर नाश्ता सेट कर रहा था। इसको एक नज़र देखा। घुटनों तक इसकी टी शर्ट और एक ट्राउज़र जो नीचे से फोल्ड किया हुआ था, बालों को जोड़े की शक्ल में दिया हुआ था। आओ बैठो। इसको देखकर वो बोला तो वो लब काटते हुए इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इसके सामने रखे कॉफ़ी के कप को नदीदों की तरह देखने लगी। जैन ब्रेड पर मक्खन लगा रहा था। इसकी नज़र जब इस पर पड़ी तो फौरन अपने कप पर हाथ फेर रखा। नहीं, ये मेरा है, मैं अगर कॉफ़ी ना पीऊँ सुबह तो सर में बहुत पेन होता है। ये मेरा मसला नहीं है, अगर पीनी है तो खुद बना लो, वहाँ रखी हुई है कॉफ़ी। इसने साफ इनकार करते हुए कहा, मुझे कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती। जरनीश, ये मेरा मसला नहीं है, इसे ब्रेड इसके सामने रखते हुए कहा, जिसको वो ज़बरदस्ती खाने लगी। वैसे एक बात बताओ, इसका क्या करना है? इसे नासमझी से उसकी जानिब देखा। किसका? इसने नासमझी से पूछा। ज़ीशान अहमद का। इसका क्या करना है? इसका चैप्टर मेरी ज़िंदगी से क्लोज हो गया है। इससे एतमाद से जवाब दिया। मोहब्बत नहीं थी तुमको इससे? कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोला। किसने बोल दिया मुझे इससे मोहब्बत थी? अरे हाँ, तुम्हें तो गाजी भाई से मोहब्बत थी ना। सही कहा ना मैंने? प्लीज़ ऐसी बात मत करो, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? रात को ही बोल रहे थे ना आपके मैं आपकी बीवी हूँ, तो फिर उस शख्स का क्यों जिक्र कर रहे हैं आप? जरनीश ने इसको इसी की बात याद दिलाते हुए कहा। इसने दांत देती हुई आईब्रो उठाई। याद है अच्छे से, और उम्मीद करूंगा तुम भी ये कभी मत भूलो। खुद की हिफाजत मेरी अमानत समझ कर करो। एक बात याद रखना जरनीश, औरत की इज्जत पर बहुत नाजुक होती है, बिल्कुल कांच की मानी। अगर एक बार भी दरार आ जाए सब कुछ खराब हो जाता है। जैसे एक कांच पर से वो निशान कभी नहीं जाता, ऐसे ही औरत की ज़ात पर कभी कोई निशान आ जाए तो वो कभी नहीं जाता। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपनी हिफाजत मेरी अमानत समझ कर करना। जो औरत खुद को छिपा कर रखती है ना, वो बहुत आला मुकाम रखती है मेरी नज़र में। तो उम्मीद करूँगा तुम भी इस बात का ख्याल करोगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, और इस ज़ीशान को इतनी आसानी से मत जाने दो। इसे सारी दुनिया के सामने तुम्हें रुसवा करने की कोशिश की है। मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें समझाना, जो मैं कर चुका हूँ। मेरा हो गया है, सामान रखा हुआ है, मेरी वापसी रात होगी। खुद पका कर खा लेना, कोई आए तो दरवाज़ा पूछ कर खोलना। अल्लाह हाफिज़, रात को मुलाकात होगी। इसको बोलकर वो रुका नहीं, वो चला गया था, लेकिन जरनीश को बहुत बड़ी कश्मकश में छोड़ कर गया था। दरवाज़ा नॉक हुआ तो इसकी सारी तवज्जो दरवाजे की तरफ थी, जिसका इंतज़ार था शायद वो आ गया था। सिद्दीकी साहब और फौजिया बेगम ने रूहा की तरफ देखा, जो वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस थी, और आज तो दुपट्टा भी इजाफा था। रात को बहुत मुश्किल से इसने फौजिया बेगम को राज़ी किया था दाऊद से मिलने के लिए। दरवाज़ा एक बार फिर नॉक हुआ। आज गार्ड भी घर नहीं था, इसी वजह से खुद जाना था। सिद्दीकी साहब जाने लगे तो वो फ़ौरन खड़ी हुई। बापू तू बैठ, अपन लाती है, वो बोलकर जल्दी से वहाँ से निकली। फौजिया बेगम ने गुस्से से सर झटका। दरवाज़ा खोला तो सामने दाऊद ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक ही जीन्स और हाथ में फूलों का बुके थामे खड़ा था, और इसको देखकर मुस्कुराई और अंदर आने के लिए रास्ता दिया। घर में दाखिल होकर इसने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अंदर बापू और मातारी दोनों हैं। अपना इम्प्रेशन अच्छा रखना और बात बहुत अच्छे से ही करना यार। मातारी नहीं मान रही थी, बहुत मुश्किल से मनाई है। अपन यानी आप राज़ी हैं? दाऊद ने आंखों में जज्बात लेकर पूछा। यार नहीं, अभी अपन को बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। अगर इनकी तरफ से
अप्रूवल नहीं आया समझ फिर बहुत मुश्किल है। आप टेंशन ना लें, मैं देख लूँगा, चलें चलते हैं। इसे अंदर की तरफ देखते हुए कहा और वो दोनों एक साथ अंदर की जानिब बढ़े। फौजिया बेगम सिर्फ सिद्दीकी साहब की वजह से खामोश थी, वरना इनका बस नहीं चल रहा था आने वाले लड़के और रूहा दोनों का सर फाड़ दें। दोनों ने डाइनिंग रूम के पास पहुंचकर एक दूसरे की तरफ देखा और अल्लाह का नाम लेकर अंदर दाखिल हुए। इसका सबसे पहले सामना सिद्दीकी साहब से हुआ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। इससे सादतमंदी से सलाम किया और मुसाफा करने की गर्ज से आगे हाथ बढ़ाया तो उन्होंने इसके हाथ को देखा, फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए हाथ मिलाया। दाऊद जबरन मुस्कुराकर रूहा को देखा और मजीद अंदर हुआ तो इनके पीछे ही फौजिया बेगम खड़ी हुई थी। इनको देखकर भी सलाम किया उन्होंने। दाऊद को देखा, फिर अपनी बेटी की तरफ देखा। इनको खुशगवार हैरत हुई। वह हर किस्म का लड़का इमेजिन कर चुकी थी, लेकिन इनके जहन में वो गुमान भी नहीं था कि इतना हैंडसम लड़का तो दूर दूर तक नहीं था। आओ बैठो बेटा, फौरन बैठने के लिए कहा। रूहा ने आईब्रो उचकाई। सिद्दीकी साहब को भी हैरत हुई। और बेटा पानी वगैरह पिएंगे? उन्होंने अपने आयत से पूछा। रूहा की आंखें शौक के मारे बाहर निकलने को थी। यही हाल सिद्दीकी साहब का था। नहीं नहीं आंटी, पानी नहीं चाहिए। अच्छा, और खैर खैरियत से आ गया? आप घर में मिल गया आसानी से आपको? जी जी आंटी, मुझे मिस रूहा ने एड्रेस समझाया था। कमरे में 5 मिनट के लिए खामोशी छा गई। उस खामोशी को सिद्दीकी साहब की आवाज़ ने तोड़ा। तो आप है वो लड़की जिससे रूहा हमें मिलाना चाहती थी। काम क्या करते हैं हम? जी मैं पेशे के हिसाब से डॉक्टर हूँ। माशाल्लाह, फौजिया बेगम की ज़बान से बेसाख्ता निकला। सिद्दीकी साहब ने इनकी जानिब संजीदगी से देखा और वापस उसकी तरफ मतवज्जा हुए। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मुझसे एक बड़े भाई हैं और मुझसे एक छोटा, और मेरी मैमू जान। वैसे तो वो हमारी हमसाई हैं, लेकिन बचपन से माँ बाबा के गुजरने के बाद हमारी मैमू जान ने हमें पाला है। वो और एक और उनकी बेटी है जो मेरी बिल्कुल छोटी बहन जैसी हैं। माशाअल्लाह, फौजिया बेगम ने सुनकर कहा। आप दोनों तो जानते हैं मैं किस लिए आया हूँ। मैं बात घुमा फिरा कर नहीं करूँगा। मैं आपकी बेटी रूहा को पसंद करता हूँ। इसको अपने घर की इज्जत और अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मैं जल्द ही निकाह चाहता हूँ। इसने 2 टोक बात की। तुमको पता है मेरी बेटी की कैसी शौक है? सिद्दीकी साहब बोले तो फौजिया बेगम ने इनके हाथ पर अपना हाथ रखा और इनको खामोश होने के लिए कहा। जी मैं सब जानता हूँ इनके बारे में और इनके सारे शौक के बारे में भी। आप लोगों को नहीं पता आपकी बेटी कितनी अच्छी है, इसीलिए पहले अपनी फैमिली है। इसने मुझसे कहा अगर मेरे मम्मा और बाबा मान गए तो मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना नहीं। आंटी आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत करी है। इसे बोलकर फौजिया बेगम की जानिब देखा तो वो करे ही नहीं है। उन्होंने रूहा की तरफ देखा जो खामोश तमाशाई बनी सबको देख रही थी। तुम अपनी फैमिली में से किसी को क्यों नहीं लाए? फारूक सिद्दीकी साहब ने संजीदगी से पूछा। सर मैं तो लाना चाहता था, लेकिन मिस रूहा ने कहा कि एक बार वो आप लोगों से मुझे मिलाना चाहती हैं। ठीक है, अभी तुम जाओ, जो भी होगा तुम्हें रूहा बता देगी। वो खड़े होकर बोले तो कमरे में बैठे सारे नफोस इनके साथ खड़े हुए। सर मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब से देखा है तब से। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनकार मत करना, प्लीज़। हम ठीक है, उन्होंने बोलकर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, जिसको थामकर सबको अल्लाह हाफिज़ करके वो घर से निकल गया। जोया मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। मेरी मुझसे कोई नाराज़ हो तुम? कल से मेरी एक भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो। मैंने क्या करा है? जोया खामोशी से लाइब्रेरी में बैठी अपनी पढ़ाई में मगन थी जब अयान इसके सर पर सवार हुआ। अयान ये लाइब्रेरी है, प्लीज़ बाहर जाओ या फिर किसी और जगह बैठ कर पढ़ लो, मुझे परेशान मत करो। जोया मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, इसने अपना लहजा सख्त करते हुए पूछा। और मैमू जान को क्या बात करनी है? हम तीनों से जो बात करनी है वो मैंने तुमको रात को बता दिया था। प्लीज़ मेरे सामने बनने की ज़रूरत नहीं है, इसने झड़कने वाले अंदाज में कहा और बात को ख़त्म कर दिया। जोया एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो मैं तुम्हारी बात? यही, जाओ यहाँ से, दिमाग ना ख़राब करो मेरा। इसको बोलकर वो वापस अपनी किताब की तरफ मतवज्जा हुई। जोया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसे जब से मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहा। यार मैं नहीं चाहता कि तुम अरसलान से शादी करो, मैं इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जोया का दिल बेख्तियार धड़का, लेकिन इससे बेबसी से आंखें मींची। अब कुछ नहीं हो सकता अयान, प्लीज़ जाओ यहाँ से। जोया प्लीज़ एक बार तो मेरी बात सुन लो, अयान ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। वो बोलकर बाहर जाने लगी तो अयान ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ा और खींचता हुआ बाहर की तरफ ले गया। वो इसको ऐसी जगह पर लाया जहाँ 1-2 लोग ही मौजूद थे। अयान क्या बदतमीजी है ये, इसने अपना हाथ बाजू छुड़वाते हुए कहा। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम क्या बोल रही हो? मैं सिर्फ इतना ही बोला है, आप कुछ नहीं हो सकता। अयान जब मैंने तुमसे कहा था तुमने क्या बोला था? मुझे तुम अपनी सिर्फ दोस्त समझते हो, तुम मेरे दोस्त अब
तुम मुझे वही समझो। और अच्छा है ना यार, मैं तुम्हारे साथ खुश भी नहीं रह सकती थी। पता है क्यों? यार तुम कहाँ और अरसलान कहाँ? तुमसे एक सेमेस्टर तो कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। और अरसलान डॉक्टर है, मैं बहुत खुश रहूँगी। मेरे बाबा भी बहुत खुश हैं कि उनके भाई के बेटे से मेरी शादी हो रही है। तुम कौन हो? और मैं अपने बाबा और मामा दोनों के आगे हाँ कर चुकी हूँ। लेकिन तुम तो मोहब्बत करती हो ना मुझसे? अयान की आंखों में नमी जमा होने लगी, लहजा भी नम हो रहा था। करती थी, लेकिन जब तुमने इनकार किया और मैंने अरसलान के बारे में सोचा तो मुझे वो बुरा नहीं लगा, अच्छा ही लगा। काबिल है, मैं खुश रहूंगी उसके साथ। और मेरा क्या होगा? इसने सर नीचे करके कहा। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो, तो अब क्या हो रहा है तुम्हें? या फिर एक रात में मोहब्बत हो गई मुझसे? ये सब किसी और के सामने करना आयान, जो तुम्हें जानता नहीं हो। प्लीज़, और आइंदा के बाद मुझे छूने की कोशिश नहीं करना, दूर रहना मेरे से। वो सफाकी से बोलकर पीछे को इसको बेहाल करके चली गई थी। एक बार मुड़ कर नहीं देखा था इसने। इसके अल्फाजों से इसका क्या हशर हुआ है। जोया, तुम सिर्फ मेरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे खुद से कहा। लेकिन अगर तुम मेरी ना हुई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, इसने एक अज़म से कहा और बेबसी से इस रास्ते को देखा जहाँ से वो गई थी। इस दिन उसने इसकी मोहब्बत ठुकराई थी, आज वो इसकी ज़ात, इसकी मोहब्बत अपने पैरों तले कुचल कर चली गई थी। सर, अभी मेरी स्मार्ट जोकर से रब्ता हुआ है, वह हमसे मिलना चाहते हैं। सरफराज ने अदब से सर झुकाकर सामने बैठे डीके को जोकर का पैगाम पहुंचाया। तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ? वो जो रिलैक्स अंदाज में सोफे से टेक लगा कर बैठा हुआ था, सरफराज की बात सुनकर सीधा होकर बोला। इसके खुद कॉल आई थी। वो हमारी पेंटिंग खुद खरीद कर बेचना चाहता है। इसकी क्या डिमांड लगाई है? डीके की खुशी छुप रही थी। सर, ये सब तो इसने नहीं बताया है। इसने कहा है कि वो आपसे खुद एक मीटिंग करना चाहता है। मीटिंग करना चाहता है? अच्छा, फिर मैं राना से बात करता हूँ। वो क्या बोलता है? वो बोल रहा था कि वो एक पार्टी अरेंज करेगा, इसमें आपको इनवाइट करना चाहता है। वही वो आपसे इस रिलेटेड बात करना चाहता है। सरफराज, अगर हमारी मुलाकात इस दी स्मार्ट जोकर से हो गई ना, तो ज़िंदगी संवर जाएगी। सही बोल रहे हो तुम। सरफराज, अगर एक बार इससे मुलाकात हो गई तो मज़ा आ जाना है। तुम नहीं जानते, वो इस दुनिया का किंग है। वो मंजर आम पर नहीं आता, लेकिन हर ऐसे काम में मलवस होता है। वो तो किसी के सामने तक नहीं आता। आज तक किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा है। मेरी तो अभी तक हैरत ख़त्म नहीं हो रही। अगर वो हमसे खुद मुलाकात करना चाहता है तो तुम नहीं जानते यह हमारे लिए कितने एजाज़ की बात है। लेकिन सर, एक मसला है। वो क्या? डीके ने परेशानी से पूछा। सर, वो रूहा बाजी का भी नाम ले रहा था। वो जो अभी खुश हो रहा था, एकदम माथे पर बल डाले। वो इसको कैसे जानता है? सर, आप जानते हैं रूहा ये सब काम ही करती है, तो वो वैसे भी जिस्म के अज़ा की स्मगलिंग करता है। और रूहा बाजी भी अस्पताल में काम कर रही है, तो हो सकता है इन्होंने कुछ डिलीवर करवा रहा हो। हो सकता है। लेकिन वो बोल क्या रहा था? सर, वो बोल रहा था कि रूहा बाजी इस मीटिंग का हिस्सा लाजमी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए वो तो ठीक है सरफराज, लेकिन राना का क्या करेंगे हम? वो इसको ज़रा पसंद नहीं करता है। इसे पेंटिंग वाले प्रोजेक्ट का सख्ती से रूहा को बताने से मना किया है। सर, लेकिन अभी हमारे लिए राना सर इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सर अभी दी स्मार्ट जोकर इम्पॉर्टेंट है। अगर वो डील हमारे साथ साइन करता है तो सर हम माला माल हो जाएंगे। सरफराज ने इसको हकीकत से रोशनास करवाया तो इसने सुनकर इस बात में सर हिलाया। सही बोल रहे हो तुम। मैं राना को बताऊंगा, लेकिन इसको समझा दूंगा कि रूहा ज़रूरी है। सरफराज, तुम इसको खबर दे दो, जो तारीख वो दे इसको डन कर दो। ओके सर, जैसा आप कहें। वो ताबतदारी से बोलकर डीके के रूम से निकल गया और वो पीछे एक गहरी सोच में डूब गया। आखिर इस रूहा में ऐसा क्या है जो दी स्मार्ट जोकर इसको मीटिंग में चाहता है? फ़ायज़ा, मैंने क्या सुना है? हानम ने सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। वो दोनों क्लास में मौजूद थी। हानम इसके कान में घुसकर बोली, बोलो। वो सामने देखते हुए बोली, यार अभी ये पीछे वाली लड़कियां बोल रही थी कि इंग्लिश के न्यूज़ सर आए हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, फ़ायज़ा ने सरसरी से अंदाज में कहा। अच्छा फ़ायज़ा, ये लोग ये भी बोल रही थी कि वो बहुत हैंडसम भी है और नाम भी बहुत अच्छा है। क्या नाम है? मुझे तो नहीं पता। फ़ायज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अल्तमश नाम है उस सर का। यार नाम तो बड़ा प्यारा है। अब देखते हैं वो बंदा प्यारा है क्या नहीं। ये लोग तो तारीफ बहुत कर रही है। वो बहुत हैंडसम है। हानम, इंसान बन जा, तेरी शादी हो चुकी। फ़ायज़ा ने हंसते हुए घूर कर कहा। हानम भी इसकी बात सुनकर खिलखिल आई। अरे नहीं, तुम गलत मतलब ले रही हो। मैं बोल रही हूँ कि मैंने सुना है वो देखने में अच्छे हैं। अब इंसान कैसे हुए हैं वो तो इनके पढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। चल चल चल, ज़्यादा मन मत। मुझे पता है तू क्या बोल रही है। ऐसी बात नहीं है फ़ायज़ा, मैं ये नहीं बोलना चाह रही थी। इसे रोनी शक्ल बनाकर कहा। मेरी माँ, चुप कर जा। मैं तो बस मजाक में एक बात कर रही थी। मुझे मालूम है तू बहुत मोहब्बत करती है काज़ियान भाई से।
तो इनके अलावा किसी को नहीं चाहती। मुझे पता है, बस ये लेक्चर लेने दे, फिर तेरे सर और हस्बैंड की बात करेंगे। इसे झुंझला कर इसकी रोनी सूरत देख कर कहा। हानम सुर्ख सी होने लगी थी और अपना मुंह नीचे की जानिब कर लिया। थोड़ी देर बाद वो टीचर अपना लेक्चर देकर चली गई थी। इनके जाते ही क्लास में इस टीचर को लेकर चाय मगोइयाँ स्टार्ट हो गई थी। सबकी निगाह क्लास के मेन डोर की जानिब थी। थोड़ी देर बाद सर अल्तमश दाखिल हुए। वो नौजवान खुश शक्ल था, जसामत भी काफ़ी अच्छी थी और चेहरे से भी खुबरू था। इसके दाखिल होते ही सब खड़ी हुई थी। हानम और फायज़ा को वो बहुत अच्छा लगा था। इसने सबको बैठने का इशारा किया और अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम अल्तमश है, मैं आप लोगों का इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। चले अब एक एक करके अपना इंटरव्यू दे। सारी लड़कियां बारी बारी खड़ी होकर अपना अपना तारुफ देने लगी। हानम ऐसी चीज़ों से बहुत घबराती थी। वो अब भी बहुत नर्वस हो गई थी। फायज़ा बार बार इसको समझा रही थी। इतने में इनकी बारी आ गई। पहले फायज़ा खड़ी हुई और अपना तारुफ दिया। ओके नेक्स्ट। इसे फायज़ा का तारुफ सुनकर हानम की तरफ पॉइंट ऑफ किया। हानम ने सहमी हुई निगाहों से फायज़ा की तरफ देखा। इसने आंखों से इसको खड़े होने का इशारा किया तो वो घबराते हुए खड़ी हुई। जी तो मिस, आप अपना नाम बताएं। अल्तमश ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा नाम हानिया खावर मुल्क है, इसने हिम्मत करके बोला। तो सब लड़कियां एकदम हंसने लगी। तो इसने बेबसी से सबकी तरफ देखा और आंखों में नमी जमा होने लगी। अल्तमश ने जब इसकी आंखों में नमी देखी तो एकदम चीखा, शट अप एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? जब एक इंसान अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप लोग इसको मस्जिद कर रहे हैं। आप लोग इसकी क्लास फेलो होकर ऐसी हरकत करेगी तो ज़रा तमीज़ नहीं है आप लोगों को? बहुत डिसअपॉइंट किया है आप लोगों ने। और किस लिए आप सब इसके नाम बताने के ऊपर हंस रहे हैं? फायज़ा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो खड़ी होकर फ़ौरन बोली, सर हानम ने अपने नाम के आगे अपने हस्बैंड का नाम नहीं लगाया, इसीलिए ये लोग हंस रहे हैं। अपने बाबा का नाम लगाया है। इसने सबको खुनख्वार निगाहों से घूरते हुए चबा चबा कर कहा, बैठे आप मिस फायज़ा और आप मिस हानिया। इसमें इतना घबरा कर नाम बताने की क्या ज़रूरत है आपको? और आप सब, अगर वो अभी अपना सर नेम नहीं चेंज करना चाहती है तो आप सबको क्या प्रॉब्लम है? क्या आप सब अपने फादर का नाम इस्तेमाल नहीं करती है? अभी वो पढ़ रही है तो वो अपने बाप का नाम इस्तेमाल कर रही है, तो आप सबको क्या प्रॉब्लम है? और आप मिस हानिया, एक बात याद रखना, जितना इस दुनिया में घबरा कर ज़िंदगी गुजारोगी उतना ही लोग तुमको मज़ीद डराएंगे। हिम्मत से बोला करो अपने हस्बैंड का नाम। अब एक दफ़ा एतमाद के साथ बोलो अपना पूरा नाम। इसने नम आंखों से पूरी क्लास को देखा और फिर मुस्कुराते हुए अल्तमश की जानिब देखा और एतमाद से बोली, मेरा नाम हानिया गाजियान दुर्रानी है। अल्तमश भी मुस्कुराया और गर्दन के इशारे से इसको बैठने को कहा और बाकी का इंटरव्यू कंटिन्यू कर रहा। हानम को ये शख्स बहुत अच्छा लगा। इसने इसका जिक्र वो गाजियान, दाऊद, जोया सबसे करने का इरादा रखती थी। वो खामोश बैठी, गुमसुम बैठी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। कल से अब तक इसके साथ क्या क्या हो गया, लेकिन इसके दिमाग ने एक बार भी ज़ीशान का नहीं सोचा था कि वो ज़ीशान अहमद को माफ़ कर देगी। इसके दिमाग तक में नहीं आया था कि वो तो इसको सज़ा भी दिला सकती है। वो तो समझती थी कि इसका चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन सुबह जैन की बातों से इसने अपना पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो बख्शेगी नहीं इसको। वो अभी इन्हीं सोचों के ताने बाने बुनने में अटकी हुई थी। गेट पर बेल हुई तो वो चौंकी कि इस टाइम कौन आया है। अभी वो यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खोले कि नहीं। दोबारा बेल हुई तो वो उठकर दरवाजे तक आई। कौन है? दरवाज़ा खोलो जरनीश, मैं मैमुना हूँ और साथ जोया भी है। इसने सुनकर दरवाज़ा खोला। सामने ही मैमुना बेगम, साथ में जोया थी। अयान इनके साथ नहीं आया था। कैसी हो जरनीश? मैमुना बेगम अंदर दाखिल होकर इसके गले लगी तो वो भी बुझे दिल के साथ दोनों से मिली। आए बैठे, इसने इख्तलाफियात के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। वो दोनों हैरत ज़रदा चेहरे के साथ बैठ गई। और कैसी हो? और जैन कहाँ है? मैमुना बेगम सोफे पे बैठती हुई बोली, मुझे क्या होना है, जिंदा हूँ और जैन ऑफिस गए हैं। यार ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इधर बैठो, जोया ने इसका हाथ थामते हुए कहा और अपने साथ सोफे पे बिठाया। यार जरनीश, जो होना था हो गया यार, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारो यार। जैन भाई तो इतने फ़नी हैं यार, तुम्हें इनके साथ ज़िंदगी गुजार कर अच्छा लगेगा। सही, पानी लेकर आऊँ आप दोनों के लिए? नहीं, इधर बैठो मेरे पास। और ये बताओ जैन कहाँ है और तुम इसके कपड़ों में क्यों हो? ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? नहीं आंटी, वो दरअसल मेरे कपड़ों का बैग तो ज़ीशान के घर जा चुका था और फिर जब सब रात को हुआ, आपको तो पता ही होगा दोनों को, इस वजह से इतनी जल्दी से सब हो गया। बैग वापस कैसे आता? और जैन भी नहीं रुके थे, निकाह होते ही रुखसती करने के लिए आए थे। कोई बात नहीं, मैं कपड़े भिजवा दूंगी अयान के हाथ। तुम्हारे अपने बाबा से बात हुई? इनसे क्या बात करूं, इनके लिए तो मैं एक बोझ थी। अगर निकाह नहीं होता तो बाबा की सारी ज़िंदगी की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। और जरनीश का क्या है, इसकी शादी किसी से भी करवा दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
अरे मेरी चंदा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी बारात वापस चली जाती तो तुम्हें कैसा एहसास होता? आज तुम्हारा घर में एक सुकून होगा कि घर की बेटी अपने घर की हो गई। लेकिन अगर ये सब ना होता तो तुम्हारा बाप तो वैसे भी दिल का मरीज़ है, इसकी क्या कंडीशन होती? जहाँ अभी एक सुकून है वहाँ मौत का शौक होता और वो लोग 100 बातें बनाते। मैं मानती हूँ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं, या फिर फ़र्क शायद तुम्हें नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे बूढ़े बाप को लाजमी पड़ता है। वो हर रात मरता है ये सोच कर कि मेरी बेटी की बारात वापस चली गई, और जो जो वो बोल कर गया था, अगर इस टाइम निकाह ना होता तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी इज्जत पर एक दाग रह जाता। वो उसी की तरफ देख रही थी और जो अपनी निगाहें नीचे की तरफ करे खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। और तुम्हें मालूम है जोया, इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। लड़की की इज्जत तो बहुत नाजुक होती है यार, अगर इस पर ज़रा बराबर भी दरार आ जाए तो बहुत कुछ बदल जाता है। और इस शख्स ने ना जो बोला है ना, वो अच्छे अल्फाज तो नहीं थे ना यार। अभी वो लोग इसे बातें करके इसको समझा ही रहे थे। जैन दोपहर का खाना लेकर घर में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खोला देख इसके माथे पर बेतहाशा बल पड़े। इसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया था, जरनीश घर से भाग गई। जल्दी से इंटर हुआ तो सामने सोफे पर मैमुना बेगम और जोया बैठे हुए थे। इनको देखकर माथे के बल कम हुए और इनको सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। सामान टेबल पर रखने लगा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर? मैमुना बेगम ने इसकी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया और साथ साथ सवाल भी दागा। इसकी नज़र जरनीश पर गई जो गुमसुम सी सोफे पर सर नीचे करके जोया के बराबर में बैठी हुई थी। अब हर वक्त तो इसके पल्लू से लग कर नहीं बैठ सकता ना, मैं काम धंधा भी करना पड़ता है। और वरना अब हर कोई आपके बेटों की तरह नहीं होता, ना अमीर। हम सादा से गरीब लोग हैं जो एक वक्त का ना कमाए तो रात का खाना नहीं खा सकते। इसीलिए हमें दिन रात काम करके अपने घर का चूल्हा जलाना पड़ता है। इसे सीधा तंज किया था। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम क्या खड्डे खोदते हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? और जब गाजी ने तुमको बोला था कि दुल्हन को लेकर मेंशन चलो, तो यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है ना। ये पहना दूंगा, इतने कपड़े हैं, इसकी बदन ढक जाएगा। और नहीं चाहिए आपकी किसी भी बेटे को कोई एहसान। इसने इनकी आंखों में देख कर कहा, जैन तमीज़ के दायरे में रहकर मुझसे बात करो। भाई है वो तुम्हारा और बड़ा भी है, आई समझ? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी गाजियान के बारे में कोई भी बकवास। अगर भाई होते ना तो ये सब ना करते जो उन्होंने किया है। और अगर आप इनकी वकालत करने आई है तो चली जाए, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मैमू जान जिसके लिए सिर्फ इन्हीं का बेटा ही इम्पोर्टेंट हो। बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तुम, उन्होंने कड़े तेवरों से कहा। क्या ज़्यादा बोल रहा हूँ मैमू जान? सच बोल रहा हूँ। जो ना आपको बर्दाश्त हो रहा है ना आपके बेटे को होता है। और क्या गलत बोला है मैंने? आपके लिए तो गाजी भाई इंपॉर्टेंट है ना। मैं कौन हूँ? यही आपकी औलाद है और आपके लिए तो वही इम्पॉर्टेंट होंगे ना। मुझे कौन सा कोई प्यार करता है? मेरे तो खुद के माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप तो फिर भी इनकी माँ हैं, आप क्या मेरी साइड लेगी? वो नज़रें फेर कर बोला, मैं ये सब सुनने नहीं आई हूँ। यहाँ पर इनके माथे पर बेतहाशा बल पड़े थे और वो एकदम खड़ी हुई थी। जब तुम्हारी टोन और तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तो घर आ जाना। और मैं तुमसे नहीं मिलने आई थी, अपनी बहू से मिलने आई थी। और हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने गाजियान की माँ हूँ और मुझे फ़क्र है वो मेरा बेटा है। पता है क्यों? क्योंकि इसको अपनी माँ से बात करने की बहुत तमीज़ है। तुम्हारी तरह ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं करता है वो। किसी का गुस्सा किसी पर नहीं निकालता है। अगर वो गुस्से में भी होता है ना, मेरे सामने अपनी आँख तक नहीं उठाता है। हाँ, हूँ मैं गाजियान दुर्रानी की माँ और मुझे फ़क्र है इसकी माँ होने पर। चलो जोया यहाँ से, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ आकर। जरनीश इन सब में खामोश तमाशाई बनी सबको देख रही थी। जैन की आंखें भी नीचे हो गई थी। वो इनसे ऐसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कल की टेंशन इन पर निकाल दी थी। इसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो क्या बोल गए हैं। जोया बार बार इनका हाथ दबाकर खामोश करवाना चाह रही थी, लेकिन जब वो बोलने पर आई तो ऐसा बोली कि इसको इतना शर्मिंदा कर दिया कि आइंदा बात करने से पहले 10 बार सोचे। पर्स उठाकर इसके सामने आई और एक घुमाता हुआ थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। चटाक। ये थप्पड़ जैन के असाब तक झिंझोड़ गया था। ये थप्पड़ इसलिए है कि जो निशान जरनीश के गाल पर है वही अब तुम्हारे गाल पर होगा। और ये थप्पड़ इसलिए भी है जो तमीज़ तुम बड़ों से बात करने की भूल चुके हो। उम्मीद करती हूँ इस थप्पड़ के बाद अच्छे से आएगी तुम्हें भी। फिर वो रुकी नहीं थी, जोया का हाथ पकड़कर अपार्टमेंट से ही निकलती चली गई थी। कैसा लगा तुम दोनों को दाऊद? वो लोग रात का खाना खा रहे थे जब रूहा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा।
क्योंकि दोनों दाऊद की जाने के बाद से थोड़े खामोश थे। सिद्दीकी साहब ने इसकी जानिब देखा और वापस अपनी प्लेट की जानिब झुक गए। इसका मतलब था वो इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करना चाहते थे। इसे फौजिया बेगम की तरफ देखा, ऐसा महसूस होता था कि वो रोई हो। बापू बता ना कैसा लगा। इसका फ़ोन आ रहा था पूछने के लिए कि क्या जवाब दूँ। फिर सिद्दीकी साहब ने अपनी निगाह उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा और सट से आवाज़ में उससे इस्तफसार किया, तुमको कैसा लगता है दाऊद? रूहा को इनके लहजे में थोड़ा कड़कपन लगा, लेकिन सर झटक कर जवाब देने लगी, अच्छा इंसान है दाऊद, दूसरों जैसा नहीं है, मुसीबत में मदद करने वाला है, मोहब्बत करना जानता है, सबका ख्याल रखता है। इसने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया। रूहा में सीरियस हो, सही बोलो। इनके इतने सर्द आवाज़ पर इसने एकदम सर उठाकर इनकी जानिब देखा। अरे बापू, अपन ने बताया तो है, तेरे को क्या हुआ है? खामोश रूहा, जो तुम हो इस टोन में बात करो। मुझसे इस टाइम में अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ। रूहा ने अपनी पलकें झपकाई। क्या बोले अपन? तेरे से अभी क्या बोला था मैंने? समझ नहीं आ रहा है? इस टाइम मैं अपनी गुड़िया से बात करना चाहता हूँ, ना कि रूहा से। जो तुम हो उसी अंदाज में बात करो मुझसे। रूहा ने अपने लब भेजे। अपन को आदत है ऐसी बात करने की। रूहा सिद्दीकी, अगर तुमने अभी और इसी वक्त अपनी टोन ठीक नहीं करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फौजिया बेगम खुनख्वार अंदाज में फनकारी, क्या हुआ है तुम दोनों को? काहे को अपन की बजारेले हो? रूहा सिद्दीकी साहब ने तनबिया इसका नाम पुकारा तो वो सीधी होकर बैठी। बोले, क्या बात करनी है आप दोनों ने मुझसे? इसने मसलतन इसमें ही जानी कि वो अपने असल में वापस आ जाए। रूहा, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है, कुछ नहीं छुपाओगी तुम मुझसे? फौजिया बेगम कसम देकर बोली। अच्छा बोली, नहीं छुपाऊंगी कुछ भी। ये लड़का कोई और नहीं, हमारा दाऊद था ना, मेरे भाई रहमान भाई का दाऊद। इसने संजीदगी से फौजिया बेगम की जानिब देखा और जवाब दिया, हाँ। एक लफ्ज़ी जवाब था। तुम सबसे मिल चुकी हो? उन्होंने नम लहजे में कहा। नहीं, सिर्फ गाजी भाई से और दाऊद से, और छोटे से नहीं मिली। उन्होंने अयान को याद करते हुए पूछा। नहीं, अभी छोटे से नहीं मिली। गाजी जानता है तुम दाऊद के साथ काम करती हो, अच्छे से जानते हैं, लेकिन कभी शो ऑफ नहीं करेंगे कि हम दोनों कौन हैं। तुम जानती हो सब कुछ, इसके बाद भी तुम इससे मिली। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं हुआ तुम्हारी माँ को कितनी तकलीफ होगी? उन्होंने इसकी जानिब देखा। आपका एहसास क्यों नहीं होता है कि आपकी इस अमल ने कितने सारे लोगों को तड़पाया है, और जिस इंसान की वजह से आप अपने अम्मी अब्बू का घर छोड़कर और मुझे मेरे भाइयों से दूर करके यहाँ ले आई थी, वो इस दुनिया में नहीं है, चले गए हैं वो इस दुनिया से। ये बात आपको क्यों नहीं आती समझ? मम्मा आपको इनको ये बात समझाते हुए बोली तो मैं कैसे भूल जाऊँ कि वो मेरे बाप के कातिल हैं और वो लोग इन्हीं के बच्चे हैं। आपने देखा था रहमान मामू को नाना का कत्ल करते हुए? इसने दो टोक अंदाज में पूछा। तो उन्होंने रोते हुए नफ़ी में सिर हिलाया। तो फिर लेकिन भाभी ने खुद बताया था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे अब्बू का कत्ल किया है। क्या उन्होंने देखा था अपनी आंखों से कत्ल होते हुए? इनको नहीं ना, लेकिन वो अच्छे से इनके हर बुरे अच्छे फाल से वाकिफ़ थी। जब उन्होंने ड्रग सप्लाई करना शुरू किया था ये बात किसी के इल्म में नहीं थी, लेकिन वो जानती थी, और वो तो इनके सबसे करीब थी ना, बीवी थी ना इनकी। तो वो नहीं जानेगी तो कौन जानेगा इनको कैसे थे? और अगर ऐसा है भी है तो मम्मा, इन सब में दाऊद गाजी भाई और छोटे का क्या कसूर है? इन सब में आप इन सब को ऐसे ही बेसहारा छोड़ कर आ गई जब इनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। मुझे नहीं पता मैंने क्या करना था क्या नहीं, मेरी मर्ज़ी, लेकिन तुम दाऊद से शादी नहीं करोगी। ये मेरा आखिरी और फुल एंड फाइनल फैसला है। इस लड़की को फ़ोन करके इनकार करो। तुम जॉब पर भी नहीं जाओगी, अपने बाप के साथ रेस्टोरेंट संभालोगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ड्यूटी, बस और कुछ नहीं। ये बात सुनकर इसके माथे पर बेतहाशा बल पड़े और वो एकदम खड़ी हुई। बापू, अपनी बीवी को अपनी ज़बान में समझा दो, अपन को ये ना बोले। इसने बिगड़ते हुए सिद्दीकी साहब की तरफ देखते हुए कहा। रोहा, जैसा मैं कहूँगी तुम वही करोगी। वो भी इसी के मुकाबिल खड़ी होते बोली। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने मुझे पैदा नहीं किया है, मैंने तुम्हें क्या कहा है? समझ आई बापू? अपन मर जाएगी इसके बगैर। इसे फारूक सिद्दीकी साहब की तरफ देखकर बेबसी से कहा। फौजिया बेगम ने इसका रुख अपनी जानिब किया। तुम मर जाओ, लेकिन अगर तुमने दाऊद का नाम अपनी ज़बान से लिया तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगी। तो मार दे मातारी, ऐसी ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा है जिसमें दाऊद साहत ना हो? अपन तो बचपन से इसको चाहती है। अब सब ठीक है, हो रहा है तो ऐसे नहीं कर सकती है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ मम्मा, हूँ मैं तुम्हारी। जब अपनी औलाद को माफ़ नहीं कर रहा है अभी तक तो तुम्हें भी ये कदम नहीं उठाने दूंगी। मातारी, मैं रूहा हूँ, वो जैन था जो अपने ही घर में वापस नहीं आया, वो मैं नहीं हूँ। मैं रूहा हूँ, रूहा फारूकी सिद्दीकी, सीक्रेट एजेंट ईगल, अपने भाइयों की गुड़िया। मैं कभी अपने दाऊद को नहीं छोड़ूंगी। इसे अपने दोनों आंखें फौजिया बेगम की आंखों में गाड़ते हुए बोली। मुझे मंजूर है रूहा। सिद्दीकी साहब की आवाज़ से
दोनों माँ बेटी ने सिद्दीकी साहब की तरफ देखा। तुम इसको बोलो, हमें मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है। पहले निकाह होगा और कल ये परसों, इसके बाद जब रुखसती होगी तब अपने भाई और महमूद जान को ले आए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको भी ये बात मत बताना कि फौजिया बेगम इस रिश्ते में फुप्पू है। सिद्दीकी साहब फौजिया बेगम के सदमे भरी आवाज़ से निकली, आप ऐसा नहीं कर सकते। रूहा मेरी बेटी है, इसकी ज़िंदगी का फैसला आप अकेले नहीं कर सकते। मैं भी कुछ लगती हूँ, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर आप इसको अपनी बेटी मानती तो अपनी बेटी की सिर्फ खुशी देखती, ये ना देखती कि आपके ताल्लुकात आपके भाई के बच्चों और इसके घर के साथ कैसे हैं। आपकी बेटी आपके सामने बोल रही है, अगर दाऊद उसको ना मिला तो वो मर जाएगी। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि जवान औलाद मुझसे दूर रहे। और दूसरी, अब भी आपकी ज़िद की वजह से खुद से दूर कर दूं। अभी भी वक्त है, संभल जाए। बस 20 साल हो गए इस बात को, जिस चीज़ को आप अभी भी पीस रही है। बस कर दे, इस नफ़रत की आग को ख़त्म कर दे। ये ना हो सब ख़त्म हो जाए और आपकी नफ़रत ऐसे ही बरकरार रहे। आपकी बेजा ज़िद की वजह से जैन भी है, घर पता नहीं किसके सहारे पर रह रहा होगा। फौजिया बेगम ने एक दुख भरी निगाह से दोनों बाप बेटी को देखा और अपने कमरे की तरफ चली गई। बापू यार, तेरे को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, मातारी को रोएगी वो। अब क्या करूँ रूहा, मैं अब थक गया हूँ अपने जवान बेटे को खुद से दूर कर करके। मैं मानता हूँ इसने गलत किया था, जब हमें इसकी ज़रूरत थी तब वो हमें छोड़कर चला गया था, लेकिन मुझे पता है वो कहाँ गया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी जैन को माफ़ कर चुकी हो। जी बाबा, मैंने इनको माफ़ कर दिया है। भाई है वो मेरे, इतना तो कर सकती हूँ मैं उनके लिए। रूहा, मैं जाता हूँ, तुम्हारी माँ के पास देखता हूँ, कहीं रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब ना कर लें। वो जाने लगे, फिर कुछ याद आने पर रुके। रूहा, हाँ, तुमने अपनी मर्ज़ी के बारे में दाऊद को बता दिया है सब। रूहा के चेहरे पर से एक साया लहराया और इसने नफ़ी में सर हिलाया। जल्द इसको बता दो, अगर इसको बाद में मालूम हुआ तो बहुत परेशानी और दुख होगा इसको। पहले सब बताओ और मामला ठीक कर लो और इसके निकाह को बोलो। इस हफ्ते में ही हम करते हैं। मैं कुछ करती हूँ, वो बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन सीढ़ी पर खड़ी होकर अपनी जेब से फ़ोन निकालकर दाऊद को अपने रेस्टोरेंट बुलाकर तैयार होने चली गई और आज ही दाऊद को अपनी माजी से रोशनास करवाना चाहती थी। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिस्टेक्स तो बहुत हैं, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बहुत मिक्स है ना, तो पढ़ने में ज़रा दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कोई ना, नॉवल अच्छा ही लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।